Okay, so let me start off with the article and it's known as transient circuit. आइडिया क्या है पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंपलिस्टिक सा आइडिया है कि हमें कैपेसिटर को चार्ज करना है पर धीरे धीरे करना है। वी आर गोइंग टू चार्ज द कैपेसिटर बस स्लोली, झटके से नहीं करना। झटके से कैपेसिटर को चार्ज करने से देयर आर चांसेस कि कैपेसिटर खराब हो जाएगा, उसका जो मीडियम है वो खराब हो जाएगा। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मे बी अफेक्टेड, मतलब इतनी फील्ड सडनली जनरेट हो जाए जिससे जो मीडियम है वो आयोनाइज हो जाए और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। ऐसा कुछ कुछ हो सकता था अगर हम डायरेक्टली कैपेसिटर को चार्ज करते। डायरेक्टली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस सारी वोल्टेज चली जाए। हमने ऐसा सोचा कि कैपेसिटर को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ ऐसा करा जाए कि कैपेसिटर को धीरे धीरे एनर्जी मिले और झटके से ना मिले। Such a behavior is known as what? A transient circuit. So that transient behavior basically means a slow behavior. धीरे धीरे चार्ज बढ़े, धीरे धीरे करंट में चेंजेस आए। सो दैट्स अवर आइडिया और यही हमारा आज का सेशन है। तो लर्निंग टारगेट सिंपल है, इसी के बेसिस पे हमें आइडिया को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट टाइम इन अवर स्टडी आज हम टाइम का एक बिहेवियर स्टडी करेंगे, व्हिच मींस हम एक रेफरेंस टाइम को जनरेट करेंगे। मतलब आइडियलिस्टिकली हम हमेशा ये बातें करते हैं कि टाइम जो है वो उसके यूनिट सेकेंड्स हैं, मिनट्स हैं, आवर्स हैं, लेकिन आज हमारे पास टाइम को खुद बनाना पड़ेगा। मतलब खुद एक रेफरेंस टाइम को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपरली इस आइडिया को पढ़ पाए। ऐसी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी? कोर्स ऑफ स्टडी में हमें खुद समझ में आएगा। सो मेजर आर्टिकल है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर and the discharging of the capacitor, but both in a transient manner. Once again, I am circling the transient, इसका मतलब slow mannerism में सारी बातें होंगी। So सबसे पहले सर्किट को डिजाइन अप करते हैं। तो सर्किट में बहुत सिंपलिस्टिक बिहेवियर है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, राइट? वी हैव एन आर एंड ए सी एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सप्लाई। वो सप्लाई हमारे एक सेल के फॉर्म में है। अभी हम उसको एक आइडियल सेल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आइडियल सेल मान लेते हैं, मतलब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं। सो वी हैव एन आइडियल सेल ओवर देयर जिसका ईएमएफ हमें ई गिवन है और हमें अब स्विच को क्लोज करना है ताकि कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाए। सो द चेंज जस्ट कि हमने प्योर कैपेसिटर नहीं लिया हुआ है, इन द सेंस कि हमने ऐसा नहीं करा हुआ है कि हमारे पास सिर्फ एक कैपेसिटर है और हमने एक सेल लिया और फिर हमने क्या करा, इस स्विच को क्लोज कर दिया। ऐसा नहीं करा गया। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? वो बहुत सिंपल है कि जितनी भी ईएमएफ यहाँ पर है, मतलब जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जो कि सेल के थ्रू, वो सारा का सारा जो है वो किसको मिलेगा? दैट इज अक्रॉस द कैपेसिटर। मतलब दैट वीसी कंप्लीट अपीयर्स अक्रॉस द कैपेसिटर। मतलब जो ईएमएफ है वो सारी की सारी सिर्फ किसको मिल रही है? कैपेसिटर को मिल रही है। हमें ये आइडिया थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। रीजन आई सेड एज इट इज कि हो सकता है कि जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो वो बहुत हाई हो और जो कैपेसिटर का मीडियम है वो आयोनाइज हो जाए और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। उसे बचने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस को साथ में सीरीज में अप्लाई करा हुआ है। सच दैट अ सीरीज सर्किट का बेसिक कैरेक्टर अपने को पता होता है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब जितनी भी ईएमएफ है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी। मतलब कैपेसिटर को कुछ मिलेगी और कुछ रेजिस्टेंस को मिलेगी। तो ये हमारा बेसिक है। अब ये पूरे तरीके से ये बिहेवियर किस तरीके से चलेगा हमें उसको स्टडी करना है। तो हम उसको कैसे स्टडी करने वाले हैं, एक अप्रोच ले लेते हैं। तो हम उसको 3 स्टेज में स्टडी करेंगे। एक स्टेज होगी जिस समय जस्ट हमने स्विच को क्लोज करा है, उस समय हम इस आइडिया को स्टडी करेंगे। दूसरा, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये चार्जिंग हो रही होगी उस समय हम इस आइडिया को स्टडी करेंगे। और तीसरा, जब चार्जिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, जब कैपेसिटर के ऊपर फर्दर चार्जिंग पॉसिबल नहीं होगी, मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में पहुंच गया, तब हम इस सर्किट को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं ये तीनों ही स्टेजेस से बन सकते हैं। सो ये हमारा आइडिया है स्टडी करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो यहाँ पे दिख रहा है वो मैंने सबसे पहले बता दिया कि जितनी भी ईएमएफ है, मतलब जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी के थ्रू जनरेट हो रहा है, दैट इज डिवाइडेड इनटू वीसी एंड वीआर। अब किसको कितना मिलेगा ये सारी थ्योरी, हु इज गोइंग टू गेट हाउ मच। तो इनिशियली क्या है? इनिशियली कैपेसिटी कंप्लीटली डिस्चार्ज,
इसका मतलब हमारा आइडिया बहुत सिंपल है कि कैपेसिटर के ऊपर इनिशियली चार्ज नहीं है। मतलब अगर हम इसको बात करें टी इक्वल टू जीरो पे, तो टी इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि जिस समय आपने स्विच को जस्ट क्लोज इन करा है, तो लैंग्वेज लिख देता हूँ, दैट इज जस्ट व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। तो उससे पहले तो कैपेसिटर पे चार्ज था ही नहीं ना, तो मतलब उस समय कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज है। इसका मतलब साफ हो चुका है कि कैपेसिटर के अक्रॉस इस इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा ही नहीं। मतलब दैट इज इक्वल टू क्यू बाई सी। पोटेंशियल अक्रॉस से कैपेसिटर कितना होता है भाई, दैट इज क्यू बाई सी। अब चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर तो पोटेंशियल ही नहीं है। सो हाउ डिफरेंट दिस आइडिया इज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग आर्टिकल। मतलब ये जो आर्टिकल हम कर रहे हैं, इसमें और इसमें कितना जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया, वो इसी बात से जाहिर हो जाता है कि यहाँ पर अगर आप टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्लोजिंग करते हैं, तो सारा का सारा पोटेंशियल किसको मिलता, कैपेसिटर को मिलता। लेकिन अभी जब आप स्विच को क्लोजिंग कर रहे हो अभी, तो कैपेसिटर को पोटेंशियल मिल ही नहीं रहा। रीजन क्योंकि चार्ज जीरो है उस पे, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा ही नहीं। इसका मतलब इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो जितना भी पोटेंशियल है सर्किट का, वो सारा का सारा किसके अक्रॉस अपीयर हो रहा है, दैट इज अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। और ये हम चेंज कर पाए जिसकी वजह से हमारा कैपेसिटर सेफ हो जाए कि all of the potential initially is appearing across a resistance and it is not appearing across a capacitor. So that was the idea. सबसे पहले आइडिया समझना होता है कि हमने इस आइडिया को करा क्यों है, क्योंकि बाद में तो ऐसा लगता है कि आर्टिकल एक क्वेश्चन बेस हो चुका है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा हम आंसर कर देंगे, लेकिन जो बेसिक आइडिया था वो हमने यहाँ से पकड़ लिया है। अब इसको हम एनालाइज करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि इस समय तो एनालिसिस में ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटर मान लो सर्किट में है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ फीलिंग तो दे नहीं रहा, अपनी प्रेजेंस तो फील ही नहीं करा रहा। कोई भी अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराता है सर्किट, भाई कुछ पोटेंशियल को चेंजेस दे के, नहीं तो उसका कोई बिहेवियर ही नहीं है सर्किट में। अनटिल अनलेस इट ब्रिंग्स अ पोटेंशियल चेंज, या उसके क्रॉस पोटेंशियल राइज करे या उसके क्रॉस पोटेंशियल फॉल करे, पर ये तो फील ही नहीं करा रहा अपनी प्रेजेंस। इसका मतलब इस समय तो बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ पढ़ने को है नहीं। तो हमने क्या करा कि इसको t इक्वल टू टी सेकेंड्स पे एनालाइज करा कि चार्जिंग होने दो भाई, थोड़ा कैपेसिटर पे चार्ज आने दो, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर सर्किट को देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक हम t इक्वल टू टी पे इसको एनालाइज करते हैं। सो आई एम शिफ्टिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन कि हम इसको t इक्वल टू टी सेकेंड्स में एनालाइज करेंगे, फिर वापस भी आएंगे इस पर, t इक्वल टू जीरो पे वहां से वापस भी आएंगे। So let's see the circuit at t equal to t seconds. तो ये मैंने स्विच क्लोज कर रखा है और t इक्वल टू टी सेकेंड्स में इसको स्टडी कर रहा हूँ, जबकि t इक्वल टू जीरो पे बिहेवियर मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, जीरो, राइट। दिस वाज एट t इक्वल टू जीरो। अब t इक्वल टू टी सेकेंड्स पे ऐसा नहीं है, कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ चार्ज आ चुका होगा। सो लेट्स से उसके ऊपर जितना चार्ज इंस्टेंटेनियस है इस समय पे, दैट इज q, क्योंकि उसकी चार्जिंग हो रही है ना, तो धीरे धीरे चार्ज बिल्डअप हो रहा है, तो सर्किट में करंट भी होगा। तो सर्किट में जितना करंट है जो कि सेल के पॉजिटिव से बाहर निकला होगा, वो हम I मान लेते हैं। सो दैट्स एन इंस्टेंटेनियस करंट एंड एन इंस्टेंटेनियस चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अब वापस अपनी सेम इक्वेशन लिखते हैं कि जितना भी हमारे पास में ईएमएफ था, पोटेंशियल डिफरेंस था, वो सारा का सारा या तो रजिस्टर के पास गया और बचा कुचा किसके पास गया, कैपेसिटर के पास चला। अब रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, दैट इज सिंपली इक्वल टू I इंटू आर, और कैपेसिटर के अक्रॉस कैसे लिखते हैं, दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू Q बाई सी, एज सिंपल एज इट कैन। हमारा अब मोटिव क्या है कि किस समय तक कितना चार्ज कैपेसिटर पे आ चुका है वो हमें पता चले, तो हमें Q वर्सेस T एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ये इतना सिंपल है। दोबारा से, किस इंस्टेंट पे कितना चार्ज कैपेसिटर पर है, ये हमारा मोटो है फाइंड करना। चलो करते हैं फिर। So I can try this to be written as E minus of Q by C as equal to I into R. ऐसे लिख लेते हैं। ओके, अब करंट को कैसे लिखें, द करंट इज सपोज टू बी dQ अपॉन dt, पता ही होता है हमें, इंस्टेंटेनियस करंट। सो हेंस दिस रिलेशन gathers as E minus Q by C as equal to R into dQ upon dt, ऐसा कुछ बन गया। अब हमें इसको चार्ज के फॉर्मेट में लिख के फिर बिहेवियर को देखना है। तो जितनी क्यू वाली टर्म्स है उसको एक तरफ कर लेता है एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। तो डी क्यू अपॉन ई माइनस ऑफ क्यू बाई सी, है ना, डी क्यू वाली टर्म्स, चार्ज वाली टर्म्स एक तरफ कर लिया, एंड इज इक्वल टू एज
dt अपॉन r, ये रहेगा केयरफुली, है ना। अब क्या करें, अब इंटीग्रेट करें, क्योंकि वेरिएबल बिहेवियर आ चुका है ना, टाइम बढ़ रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट बिहेवियर तो है नहीं, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो वी इंटीग्रेट दिस। अब इंटीग्रेशन है तो फिर लिमिट्स बतानी पड़ेंगी, वो हमने तय कर ली पहले से। मतलब टी इक्वल टू 0 का सर्किट क्यों बनाया गया, क्योंकि आपको एक लिमिट तो पता हो कि इनिशियली क्या हो रहा है। तो इनिशियली क्या हो रहा है, कैपेसिटर के पास कुछ है ही नहीं, मतलब उसके पास चार्ज ही नहीं है। सो टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, 0 था। और कुछ समय बाद इस समय पे इंस्टेंटेनियस चार्ज कितना है, क्यू के बराबर है। सो अपर लिमिट क्या होगी, एट टी इक्वल टू टी सेकेंड्स कितना चार्ज बिल्डअप हो चुका है, दैट इज इक्वल टू क्यू। सो फील दैट कि मतलब हमें आइडिया समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, कि इनिशियली चार्ज नहीं आ रहा, अब चार्ज आ रहा है, और फाइनली जो रिजल्ट हम यहाँ से निकालेंगे उस समय पता चल जाएगा कितने समय पे कितना चार्ज कैपेसिटर पे था। सिंपल। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लॉग आ जाएगा, दैट्स लॉग ऑफ ई माइनस ऑफ क्यू बाई सी, और क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ेगा, सो अपॉन दैट इज माइनस ऑफ 1 बाई सी, राइट। क्यू का इंटीग्रेशन करा है हमने, दैट्स इक्वल टू टी, डी का इंटीग्रेशन सिंपल टी हो गया, एंड अपॉन आर, दैट्स ऑल। अब लिमिट्स लगानी है लेफ्ट साइड पे हमें, वो तो अभी हमें पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसकी लिमिट्स अभी हमने अप्लाई करनी है, और वो कहाँ से है, 0 से लेके क्यू तक है, राइट। तो अभी ये -1 बाई सी को राइट साइड ले जाते हैं। सो जो एक्सप्रेशन है दैट लुक्स लाइक लॉग ऑफ ए माइनस बी, मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी लिखना पड़ेगा, तो उसको सीधा लॉग ए अपॉन बी लिख लेते हैं। सो पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे आप, सो विल बी ई माइनस क्यू बाई सी, एंड डिवाइडेड बाय द लोअर लिमिट, तो क्यू की जगह 0 डालोगे, सो डिवाइडेड बाय सिंपल ई आ जाएगा, राइट। एंड इज इक्वल टू, ये -1 बाई सी ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, सो दैट्स माइनस टी अपॉन आर सी, ये रिलेशन बनता है। ज्यादा स्टेप्स गए नहीं है, मतलब 2 ही स्टेप्स हैं बेसिकली, कि आपने एक पोटेंशियल इक्वेशन लिखी है और उसके बाद में चार्ज के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को फॉर्मेट करा है और उसको इंटीग्रेट करा है। लिमिट्स बड़ी सिंपल थी, और अब इसको क्या करना है, हमें क्यू के फॉर्म में सारी इक्वेशन को लिख लेना है। सो आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ डिफिकल्टी। ई अपॉन ई यहाँ से 1 हो जाएगा, ई अपॉन ई बिकम्स 1, एंड माइनस ऑफ क्यू अपॉन सी ई एज इक्वल टू, अब लॉग को एक्सपोनेंट में ट्रांसफर कर दो, तो अगर मैं लॉग को एक्सपोनेंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ, सो दैट बिकम्स ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये मेरा लॉग फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंट में ट्रांसफर हो गया, करेक्ट। सो यहां से मुझे क्यू के फॉर्म में इक्वेशन लिखनी थी, सो दैट्स क्यू अपॉन सी ई इज इक्वल टू, इसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, बिकम्स 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये तो बस एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट हो रही है, अब तो मुद्दा तो सारा खत्म हो ही चुका है। और फाइनली मुझे चार्ज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो जस्ट पूरा होने वाला है, कि मुझे क्यू का फंक्शन मिलने वाला है टाइम के साथ में, एंड फाइनली द एक्सप्रेशन फॉर द क्यू बिकम्स सी इंटू ई इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो जाता है फॉर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर appearing after t seconds during its slow charging behavior। धीरे धीरे आराम से चार्जिंग हो रही है। सो दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। पर इसको देख के ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल से एक्सप्रेशन है, हालांकि आइडिया तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर एक्सप्रेशन खासम खास थोड़ा मुश्किल लगने लगता है इतनी सारी बातें इसके अंदर याद रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो रिलेशन को थोड़ा सा सिंपलिस्टिक बनाते हैं अपने लिए, मतलब कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं इसमें, और फिर उसका मतलब भी समझते हैं कि किस तरीके से, मतलब हम इसको अपने दिमाग में फिट ऑन करेंगे पूरी कहानी को, वो भी देखते हैं। तो होपफुली आप इसका स्क्रीनशॉट अब तक ले चुके होंगे, नहीं तो आप ले लो, ताकि हम इस कहानी को और आगे बढ़ाएं और कुछ कुछ और टर्म्स का मतलब इसके अंदर समझा जाए। तो इस अभी मैंने पूरा डब्बा इसके ऊपर इसलिए नहीं बनाया सच दैट इस पर्टिकुलर फॉर्म में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इसको अपनी मेमोरी में डालोगे। थोड़ा इसको और गार्निश करते हैं, थोड़ा इसको और सही फॉर्म में लेकर आते हैं, एंड देन आई एक्सपेक्ट यू टू कीप इट इन योर मेमोरी। सो लेट्स ट्राई टू ट्रीट दिस एक्सप्रेशन लिटिल मोर। थोड़ा सा और इसको ट्रीट करते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए एक्सप्रेशन को दोबारा लिख रहा हूँ, दैट इज क्यू एज इक्वल टू क्यू नॉट into 1 minus e power minus t upon rc। and now you are going to argue with me कि सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने,
और एक्चुअली में हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था वो था C इंटू ई एंड इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय आर सी, ऐसे। अच्छा, तो मैं तो इससे भी बेटर लिखने वाला हूँ एक्चुअली में। मैं इसको और लिखने वाला हूँ एज क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। मैं ऐसे लिखने वाला हूँ एंड देन यू विल बी टेलिंग कि सर आपने दो चेंजेस करे। एग्जैक्टली मैंने दो चेंजेस करे। मैंने क्या करा है, एक तो क्यू नॉट मैंने इंट्रोड्यूस करा है जो कि सीई की रिप्लेसमेंट है। कैसे कर पाया हूँ उसको मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। और जो सेकंड मैंने चेंज करा है दैट इज, मैंने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करा है, दैट इज टाउ। टाउ एज अ सिंबल जो इसकी जगह इंट्रोड्यूस करा गया, राइट। तो ये दोनों चेंजेस मैंने कैसे करें और क्यों करें, ये बात मुझे आपको समझानी है। सो चलो समझाता हूँ मैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को कि मैंने कैसे कर पाया और इसके पीछे की सोच क्या है। तो उसके लिए ना मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा एंड आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर सर्किट, ये सर्किट। ठीक है, वापस आऊंगा उसके ऊपर। तो ये पर्टिकुलर सर्किट मैं आपके साथ में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ स्टेडी स्टेट सर्किट। क्या बोल रहा हूँ? स्टेडी स्टेट सर्किट। अब स्टेडी स्टेट सर्किट का मतलब क्या है उसको पहले आप समझो। स्टेडी स्टेट सर्किट का मतलब है व्हेन द चार्जिंग इज कंप्लीटेड। क्या बोल रहा हूं मैं? व्हेन द चार्जिंग इज कंप्लीटेड, मतलब फ्यूचरिस्टिक। कभी ना कभी तो चार्जिंग कंप्लीट होगी ना, हमेशा तो चार्ज होता नहीं रहेगा। तो जब चार्ज कंप्लीट हो गया फिर क्या होगा? जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पता है करंट होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो जब चार्जिंग कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब क्यू तो कांस्टेंट हो गया। अगर क्यू कांस्टेंट हो गया तो जाहिर सी बात है कि करंट जीरो हो गया, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा। तो सर्किट में अब करंट फ्लो करना बंद कर देगा। मतलब इस समय पे, इस जंक्शन पे जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं उस समय सर्किट में करंट नहीं है, देयर इज नो करंट इन द सर्किट, व्हिच मींस इट इज गोइंग टू बिहेव एज एन ओपन सर्किट। क्या बोल रहा हूं मैं? इट इज बिहेविंग एज एन ओपन सर्किट। है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने स्विच को ओपन कर दिया, पर वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि सर्किट में करंट बंद हो गया। रीजन बता दिया आपको, क्योंकि चार्जिंग कंप्लीट हो गई। अब मुद्दा क्या है इसके अंदर कि एक्चुअली में जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से, आई इंटू आर। अब जब करंट ही नहीं है तो वोल्टेज कैसे आएगी, क्योंकि वो तो आई इंटू आर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वी आर की वैल्यू कितनी हो गई है? जीरो हो गई, क्योंकि करंट ही नहीं है सर्किट में। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इस समय जितनी भी ईएमएफ है, जितना भी पोटेंशियल है सेल का, वो सारा का सारा कैपेसिटर के क्रॉस आ चुका है। मतलब VCE के बराबर हो चुका है। तो ये हुई ना कहानी कि T इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर के पल्ले कुछ भी नहीं था, बिकॉज इस चार्ज वॉज जीरो, सो इस पोटेंशियल वॉज जीरो। और जितना भी ईएमएफ था, मान लो 10 वोल्ट का सेल आपने लगाया था, तो वो 10 वोल्ट की ईएमएफ की पोटेंशियल किसको मिल गया था? रेजिस्टेंस को मिल गया था। उसके अक्रॉस सारी वोल्टेज आ गई और कैपेसिटर के पल्ले कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये ट्रांसफरेंस शुरू हो, मतलब अक्रॉस द रेजिस्टेंस वोल्टेज धीरे धीरे कम होने लगी और धीरे धीरे कैपेसिटर को मिलने लगी और कैपेसिटर उससे धीरे धीरे चार्ज होने लगा। और फाइनली क्या हो रहा है, जब ये चार्जिंग कंप्लीट हो गई है तो कैपेसिटर के क्रॉस सारा ईएमएफ आ गया और रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना हो गया? जीरो हो गया। तो रेजिस्टेंस का रोल खत्म हो जाता है कि उसने कैपेसिटर को सेव कर लिया। यही सोचो कि रेजिस्टेंस नहीं होता सर्किट में तो इंस्टेंटली, रिपीटिंग, इंस्टेंटली जितनी ईएमएफ थी वो सीधी कैपेसिटर को मिल रही थी। उसको हम इंस्टेंटेनियस सर्किट बोल रहे थे। और क्योंकि हौले हौले चला है, 3 स्टेजेस पर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एज अ ट्रांजिएंट और अ स्लो सर्किट। तो बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, दैट्स व्हाट इन द फ्यूचरिस्टिक बिहेवियर आपके सर्किट सॉल्व करने वाली है मजे से। कि भाई मेरे को ये समझ में आ गया कि इस समय सर्किट में करंट है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? मतलब रेजिस्टेंस का काम तो तभी है ना जब वो करंट को अपोज करे। जब करंट ही नहीं है तो वो अपोज किसको करेगी? सो इट इज एज गुड एज, रिपीटिंग, इट इज एज गुड एज कि आप क्या करो, इस सर्किट में से रेजिस्टेंस को इस समय हटा लो और ये आपको प्योर कैपेसिटर सर्किट लगने लगेगा। क्योंकि करंट जीरो है, वोल्टेज अक्रॉस है, रेजिस्टेंस जीरो है, तो रेजिस्टेंस अपने आप को फील ही नहीं करवा पा रही। जब वो अपने आप को फील ही नहीं करवा पा रही तो हम उसको बनाए क्यों? तो दैट इज वेरी सिंपल। अब मतलब इसका एनालॉगस हो गया ना ये एक तरीके से, तो ये तो ज्यादा सिंपल है
कि भाई इस समय पे सारा का सारा पोटेंशियल सीधे सीधे कैपेसिटर को मिल गया और कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और उसके अक्रॉस चार्ज मैक्सिमम हो चुका है क्योंकि चार्जिंग तो कंप्लीट हो गई है। उस मैक्सिमम चार्ज को हमने क्या बोला है, क्यू नॉट बोला है। कैसे मिलेगा सर, फॉर्मूला होता है सी इंटू वी। वेरी गुड, पर यहाँ तो वी किसके बराबर है, ई के, एंड हेंस दैट इज द मैक्सिमम चार्ज अपीयरिंग अक्रॉस द कैपेसिटर। सो माय पॉइंट इज कि सर्किट को इस स्टेज पे बनाने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, देयर इज अ सिंगल ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू फाइंड अ steady state charge on the capacitor. So what is the steady state charge on the capacitor? That's Q naught. बात समझ में आ गई? That's a maximum charge or the steady state charge across the capacitor, C into E. तो क्लियर हो गया कि हमने वहां पे CE को Q naught से Q सब्स्टिट्यूट करा और बाकी की बातें भी काफी सारी हद तक क्लियर होनी शुरू हो गई हैं। तो अब मुद्दा एक और है इसके अंदर। वो मुद्दा क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। तो जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो that was Q equal to C into E into 1 minus E power minus T by RC, है ना, RC। वो मतलब बाद में टाउ लिखूंगा अभी मैं थोड़ी देर में। अब CE की जगह मैंने क्या लिख दिया, Q नॉट लिख दिया। तो इतनी बात अब हम सब लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, समझ में आ गया। अब क्या बताने को रह गया, तो सुनो सुनो सुनो। मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले को T इक्वल टू 0 पे चेक करा। चेक तो कर सकते हैं ना, तो मैंने इसको T इक्वल टू 0 पे चेक करा। तो T इक्वल टू 0 पे चेक करते मतलब इनिशियली जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच। तो T इक्वल टू 0 पे चेक करो तो ये हो रहा है Q नॉट इंटू 1 माइनस E पावर 0, क्योंकि T 0 है। E पावर 0 कितना होता है, 1। सो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। एब्सोल्युटली परफेक्ट। इनिशियली चार्ज कैपेसिटर पे नहीं था, तो बिल्कुल इस इक्वेशन में जस्टिफाई हो रहा है कि इनिशियली चार्ज नहीं था। मुद्दा क्या है कि किस इंस्टेंट पे, दोबारा बोल रहा हूं, किस इंस्टेंट पे चार्ज क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये फंक्शन को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसके अंदर टी इक्वल टू इन्फिनिटी प्लेस करता हूँ ना, क्या प्लेस करता हूँ, टी इक्वल टू इन्फिनिटी प्लेस करता हूँ, तो जाके इस एक्सप्रेशन में क्या होने वाला है कि क्यू बिकम्स क्यू नॉट एंड इनटू 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, and therefore q becomes q naught into 1 minus 1 upon e power infinity, मतलब infinity, और 1 upon infinity कितना हो जाएगा, 0, and therefore q becomes equal to q naught. So mathematical adjustment, मतलब मैथमेटिकली ये तो हम तो लैंग्वेज में तो बोल रहे हैं कि स्टेडी स्टेट में चार्ज क्यू नॉट हो जाएगा। ये तो लैंग्वेज थी मैथमेटिक्स की, नहीं ना फिजिक्स की, हमारी लैंग्वेज थी, हमारी समझ की लैंग्वेज थी। लेकिन मैथमेटिकल जो फॉर्मूला हमने डेवलप करा है उसमें भी तो हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द टाइम इंस्टेंट फीड करना पड़ेगा। तो वो टाइम इंस्टेंट कितना आ रहा है मैथमेटिकली, इंफिनिटी, एंड दैट इज रियली लाइक अनएक्सप्रेसिबल। मतलब हम ये बोल थोड़ी सकते हैं कि भाई इनफाइनाइट टाइम लगेगा कैपेसिटी को चार्ज होने में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हम किसी को ये डिलीवर करें, कोई हमसे पूछे कि भाई कितना समय लगना है इसको चार्जिंग में। मान लो कि आपको मोबाइल फोन से आपकी सेल फोन की, मोबाइल फोन की चार्जर लगाया और हमने उसको चार्जिंग शुरू करी मोबाइल फोन की बैटरी की, और हमसे पूछा कि कितनी देर में इसकी चार्जिंग कंप्लीट होगी, तो हम कहते हैं भाई इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो भाई हम ऐसा तो ना इमेजिन कर सकते हैं, सुनना ना बोलना। सो दैट्स एन इश्यू। मतलब टेक्निकली द क्वेश्चंस कैन यूज दिस लैंग्वेज दैट स्टेडी स्टेट का मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी है। करेक्ट लैंग्वेज ये बनती है जो कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। एब्सोल्युटली करेक्ट लैंग्वेज तो यही बनती है। लेकिन दिस लैंग्वेज t इक्वल टू इन्फिनिटी कैन बी यूज्ड, क्योंकि धीरे धीरे सर्किट चल रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है सर्किट। सो इसलिए जो हमारे को किसी और टाइम रेफरेंस की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंशियल टाइम है ना वो ये दोनों आ रहे हैं, ना t इक्वल टू 0 बताने लायक और ना t इक्वल टू इन्फिनिटी बताने लायक। तो ये हमारा मुद्दा है जहां पर हमें कुछ और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उस और को हम बोलते हैं रेफरेंस टाइम इन द सर्किट। तो आप इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट रेफरेंस टाइम इन द सर्किट। ऐसा हम अभी भी कर रहे हैं, आज के लेक्चर में भी कर रहे हैं, एंड सूनर लेटर जब हम LR सर्किट पढ़ेंगे, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ेंगे, तब भी हम दोबारा से ऐसा रेफरेंस टाइम क्रिएट करेंगे। And the third time when we are going to do so will be in the article of the nuclear physics while we are going to study the radioactivity. इन 3 जगहों पे फिजिक्स में आपको ये आइडिया
बार बार आएगा कि हम अपने आप अपनी मर्जी से अपना टाइम का रेफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक, क्योंकि ये तो मैं फ्यूचर में आ गया था, मैं तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी में चेक करके आ गया कि फाइनली क्या हो रहा है। अब इससे पहले जाता हूँ मतलब जस्ट क्लोजिंग द स्विच, ये लैंग्वेज में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। प्रेटी मच क्लियर था कि वी आर की वैल्यू इस समय कितनी थी, 0 थी, है ना? नहीं, सारी की सारी इसके क्रॉस थी, वी आर वॉज ई, और कैपेसिटी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी थी, 0 थी। कैपेसिटी पे चार्ज कितना था, 0 था। प्रेटी मच ये क्लियर हो चुका था हमें, राइट? इस समय पे कैपेसिटर अपने आप को फील ही नहीं करा रहा था। दोबारा बोलते हैं, इस समय पे कैपेसिटर अपने आप को फील ही नहीं करा रहा था। तो फिर आप मुझे बोलोगे तो कैपेसिटर को हटा दो सर। हाँ, बिल्कुल हटा सकते हैं। इसका मतलब दिस विल बी एनालॉगस, कि हम इस सर्किट को इस तरीके से बना सकें दैट एज इफ कि इस सर्किट में इस समय कैपेसिटर है ही नहीं, तो कोई हमें गलत साबित कर ही नहीं सकता। तो एक तरीके से हमें ऐसा लगेगा कि कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। क्या हो गया? कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, हमने कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया। और ऐसी लैंग्वेज भी हो सकती है कि कैपेसिटर इज बिहेविंग एज अ कंडक्टिंग वायर, कोई पोटेंशियल तो है नहीं उसके क्रॉस, सेंस इट इज बिहेविंग एज अ कंडक्टिंग वायर, मतलब उसके आर पार चार्ज पास कर रहा है। इनफैक्ट इस समय पे एक और बात, क्या इस समय पे सर्किट में करंट मैक्सिमम, दोबारा से इस समय पे सर्किट में करंट मैक्सिमम, आप बोलो तो कैसे? क्योंकि फाइनली सर्किट में करंट 0 हो गया था। जब चार्ज मैक्सिमम हो गया था तो करंट कितना हो गया था, 0 हो गया था। इस समय सर्किट में करंट जो है वो मैक्सिमम है। रीजन, जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आ रही है जो कि ई के बराबर है, वो मैक्सिमम है, क्योंकि इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकती। बाद में तो इसके क्रॉस ईएमएफ कम होने वाली, मतलब पोटेंशियल इसके क्रॉस कम होने वाला है। और वी आर ही आई इंटू आर के बराबर है, मतलब ई आपका क्या हो गया, आई इंटू आर के बराबर। उस करंट को हमने आई नॉट लिख लिया, एंड आई नॉट इज सपोज टू बी द पीक और द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो ये सही हो गया कि टी इक्वल टू 0 वाले सर्किट पे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चार्ज 0 है और करंट मैक्सिमाइज है, और धीरे धीरे क्या होने वाला है, धीरे धीरे सर्किट में करंट कम होने वाला है और कैपेसिटर पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ने वाला है। और जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में करंट 0 या 0 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 0 से हमें एक और बात हासिल हुई कि जो मैक्सिमम करंट है सर्किट में वो कितना है, ई बाई आर है। अब आपको क्यूरियोसिटी एक और होगी कि सर तो करंट का भी वेरिंग फंक्शन होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो क्या उसके फंक्शन को हम डिराइव कर सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले लिखा ही हमने वो था कि आई कितना है, डी क्यू अपॉन डी टी। कितना है, डी क्यू अपॉन डी टी है। तो चार्ज का तो फंक्शन हमने निकाल लिया। चार्ज का फंक्शन डिराइव करा गया है एज इक्वल टू सी इंटू ई इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी। ये फंक्शन बनाया गया है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट मिल जाएगा। सो लेट्स टुगेदर डू सो। तो करंट हो गया हमारा यहाँ से, इसको डिफरेंशिएट करके देखो सी इंटू ई तो बाहर ही रह गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कांस्टेंट है। माइनस ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही रहता है, सो दैट्स ई पावर माइनस टी बाय आर सी। बाकी क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो टी का कोफिशिएंट कितना है, -1 बाय आर सी, तो -1 अपॉन आर सी से इसको अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपलिस्टिक सा हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही है, बाकी चेन रूल लगाया। तो टी का कोफिशिएंट -1 अपॉन आर सी है, तो अप फ्रंट उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई क्या हुआ, माइनस माइनस एक तो हो गया प्लस, रिलेशन बन गया भाई सी इंटू ई अपॉन आर इंटू सी एंड ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये बन गया, कुछ कैंसलेशन, बिल्कुल सर सी एन सी उड़ गया और क्या रह गया, ई बाई आर। पर उसकी कहानी तो हमने पहले ही बना दी कि जो अपना ई बाई आर है वो किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर है, मतलब मैक्सिमम करंट के बराबर है। और ऐसा करते ही हमें अपने करंट का भी फंक्शन मिल जाता है एज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। दैट बिकम्स माई एक्सप्रेशन फॉर द करंट। अब देखो इस फंक्शन को देखते ही हमें पता चलता है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। वैल्यू को डाल के देख लो, बातें सारी समझ में आ जाएंगी कि अगर हम इसके अंदर t इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं तो t इक्वल टू 0 प्लेस करने का मतलब हुआ i इक्वल टू आई नॉट ई पावर 0, और ई पावर 0 कितना होता है, 1। तो इनिशियली करंट सर्किट में मैक्सिमम था आई नॉट के बराबर था, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने समझ ली है ई बाई आर के बराबर है। और दूसरी वैल्यू डाले, अब अपने को दूसरी वैल्यू का टाइम रेफरेंस पता है, t इक्वल टू इन्फिनिटी।
So place t equal to infinity. So I equal to I naught e power minus infinity. So that is equal to I naught upon infinity, and therefore that current reduces to 0. तो इनिशियली करंट कितना था I naught, और धीरे 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 जाके करंट कितना हो गया, 0 हो चुका है. सो बिल्कुल सही, हमने पहले तो एक्चुअली बिना एक्सप्रेशन के ही दिमाग लगा दिया. मतलब थ्योरेटिकली सर्किट तो अपने दिमाग में हमने फील कर लिया, मैथमेटिक्स से साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर हमने दे दिया कि भाई देखो भाई ये भी फंक्शन होता है और ऐसे हो रहा है. कोई हमसे पूछे ना कि भाई किस तरीके से चार्ज इंक्रीज कर रहा, लीनियर था, पैराबोलिक था, हमने बोला दोनों नहीं थे. द फंक्शन बाय व्हिच द कैपेसिटर वाज इंक्रीजिंग इट्स चार्ज वाज एक्सपोनेंशियल राइज. इसका मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा. और वैसे ही हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है भाई करंट कम हो रहा है, ठीक है आपने समझा दिया कि करंट कम हो रहा है, फाइनली 0 हो जाएगा, इनिशियली मैक्सिमम था, पर किस तरीके से कम हो रहा है वो तो बता दो, लीनियर हो रहा है या पैराबोलिक हो रहा है या कोई और फंक्शन है, हमने कब बता दिया, एक्सपोनेंशियल. So it's an exponential decay of the current and finally the circuit current has become equal to 0. तो काफी सारी बातें हमने करी और हमने पूरी कोशिश करी है कि सारी बातों के एक सिंक क्रिएट हो. ऐसा ना लगे कि आर्टिकल डिस्कनेक्टेड सा है कि हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, चार्ज पढ़ लिया, करंट का फॉर्मूला पढ़ लिया, वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ लो और रट्टे मार के चल लो. ऐसा बिल्कुल नहीं करा हमने. हमने पूरी बात को समझा. नटशेल है कि हमने रेजिस्टेंस को लगाया इसलिए था साथ में सीरीज में, क्योंकि अपने को पता था कि सीरीज सर्किट पोटेंशियल डिवाइडेड सर्किट होता है, ताकि जितना भी पोटेंशियल हम सर्किट में लगा रहे हैं, जो बैटरी सेल हम सर्किट में लगा रहे हैं, उसका जितना भी पोटेंशियल आ रहा है वो दोनों में डिवाइड. तो इनिशियली पता चला कि कैपेसिटर के पल्ले कुछ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल बिल्डअप हुआ, मतलब उसके क्रॉस चार्ज बिल्डअप हुआ, और रेजिस्टेंस के क्रॉस धीरे धीरे पोटेंशियल कम हुआ, मतलब सर्किट में करंट कम हुआ, और फाइनली पहुंचे तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज हो गया, dq/dt 0 हो गया. इसका मतलब सर्किट में करंट 0 हो गया. इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस है रेजिस्टेंस 0 हो गई, और सारी की सारी वोल्टेज किसको मिल गई, कैपेसिटर को, और उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज इकट्ठा हो गया. तो ये पूरी एक तबीयत से कहानी बन गई, और बीच में फॉर्मूले फिट कर ली, बीच में मैथमेटिक्स फिट कर ली थोड़ी बहुत. तो अब वो कोई किसी को लगेगा कि बड़ा डिफिकल्ट है, अगर वो सिर्फ फॉर्मूले देखेगा, कहानी को नहीं समझेगा. जिसको कहानी समझ में आ गई वो उसको पूरा आर्टिकल अपने पल्ले आ गया. और थोड़ी मेमोरी ताजा करें हमेशा, तो हमेशा बताया था कि कैपेसिटर चार्ज बिहेवियर एक समझाने के लिए होता है. बेसिक मुद्दा कैपेसिटर का हमेशा क्या होता है, एनर्जी का. किसका मुद्दा होता है, एनर्जी का. सो फाइनली हम एनर्जी के ऊपर ही आने वाले हैं. सो थोड़ा सा घूम कर आते हैं एनर्जी के ऊपर, थोड़ा पीछे चलते हैं और अपने मुद्दे पे वापस आते हैं, टाइम कांस्टेंट. अभी टाइम कांस्टेंट क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों, जरूरत तो मैंने बता दी. जरूरत किस तरीके से है कि मैं आपके सामने क्या करने वाला हूँ, एक ग्राफ बनाने वाला हूँ, क्यू वर्सेस टी का, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने वाला हूँ. सो मुझे ट्रेंड पता है, मुझे पूरा ट्रेंड पता है कि हो क्या रहा है, कि इनिशियली चार्ज 0 था, तो ओरिजिन से ग्राफ शुरू होगा, और बाद में चार्ज सैचुरेट हो गया, मतलब चार्जिंग कंप्लीट हो गई, उसके बियॉन्ड आप चार्जर लगा के रखो, लेकिन चार्ज बढ़ने वाला नहीं है ना. हमारी बैटरी सेल फोन की अगर 100% चार्ज होगी, अब चार्जर आपका लगा हुआ छूट गया, तो ऐसा थोड़ी कि 101% हो जाएगी, 100% ही रहेगी ना. तो इसका मतलब चार्जिंग क्या होगी, सैचुरेट हो गई है. विच मीन्स द ग्राफिकल बिहेवियर इज वेरी वेरी इजी फॉर मी, कि मैं अपना ग्राफिकल बिहेवियर इस तरीके से बना सकता हूँ दैट फाइनली इट इज गेटिंग सैचुरेटेड. चार्ज मेरा जो है वो काफी समय के बाद, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, मैंने फॉर्मूले में प्रूव करा था t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सारा चार्ज मतलब मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे पहुंच गया, और उसकी वैल्यू भी अपने निकाल ली कि कितना हो गया, क्यू नॉट हो गया. क्यू नॉट था कितना वो भी बता दिया, c इंटू. तो ये मेरा ग्राफ बन गया फॉर द क्यू वर्सेस टी. कहते अच्छा ठीक है सर, आप पूरा करो ग्राफ को. मैंने कहा हो गया पूरा. कहते कैसे पूरा हो गया, मैंने कहा पूरा हो गया भाई, t इक्वल टू 0 पे ग्राफ बना दिया, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ग्राफ बना दिया, हो गया पूरा. सर ये क्या बात है. अब हम सर हमारे पास जो मोबाइल फोन होता है ना, तो उसके अंदर हम चेक करते हैं, हम उसके अंदर चेक कर रहे होते हैं कि भाई कितना चार्ज हुआ, तो हम देखते हैं 80% हो गया, चलो थोड़ी देर और चार्जर लगा रहने दो. कभी देखते हैं 36% है, 50% है, 80% है, 85 है, 87 है, 88 है. सर मतलब हमें पता चलता है ना कि सर चार्जिंग हो रही है. ये तो हमें पक्का पता है कि एकदम से नहीं होती, इंस्टेंटेनियस नहीं होती, लेकिन हो रही होती है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो पता है ना. तो इसका मतलब हमें पता होता है ना कि कितनी देर में चार्ज होगा. और इवन सर आजकल फोन्स के अंदर ये तो फीचर होता भी है कि जब हम उसको चार्जर लगाते हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि योर चार्जिंग विल बी कंप्लीटेड इन दिस मच ऑफ अ टाइम, 1 घंटे 15 मिनट में. मेरे फोन पे तो लिखा हुआ आ जाता है कि 40 मिनट्स में
35 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। सो पॉइंट क्या है कि मतलब इन्फिनिटी तो नहीं आता, इन्फिनिटी तो नहीं आता है, तो फिर हमने सोचा बताना पड़ेगा यूजर को कि कितना टाइम आता है, एंड हेंस वी इंट्रोड्यूस अ टाइम फॉर अवरसेल्व्स। और टाइम को हमने क्या बोला है, एज अ टाइम कैपेसिटेटिव कांस्टेंट, क्योंकि कैपेसिटर सर्किट है, सारा मुद्दा कैपेसिटर का है, तो इसलिए इसको नाम क्या दे रहे हैं, टाइम कैपेसिटेटिव कांस्टेंट। और डायमेंशनली तो फिट अप होना चाहिए, तो वो तो पक्का हो गया, क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हो दैट इज -t/RC, तो इसको डायमेंशनली फिट करना है, क्योंकि ई पावर है और ई तो मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका मतलब डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसका मतलब R इंटू सी, दोबारा से R इंटू सी का जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन टी के बराबर, तभी तो ऊपर नीचे डायमेंशन कैंसिल होगी। सो हेंस we introduced R into C as a reference time for this exclusive circuit, that is a RC series circuit, DC circuit, and this is your term for this, मतलब ये उसकी वैल्यू होगी R into C। अच्छा, ये वही है जैसा सर्किट डिजाइंड है, मतलब कितनी रेजिस्टेंस आपने सर्किट में लगाई और कितनी कैपेसिटेंस आपने सर्किट में लगाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर आपका टाइम कांस्टेंट बना, और उसको सब्स्टिट्यूट करके हमारा रिलेशन फाइनली तैयार हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज अवर फाइनलिस्टिक रिलेशन, बहुत मेहनत करने के बाद में, दैट इज Q नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। और अब इसके अंदर आपको एक एक टर्म का मतलब क्लैरिटी से पता है, आपको पता है कि टाउ को किस लिए इंट्रोड्यूस करा गया है, क्योंकि मजबूरी हो रही थी, हमारे पास बीच में ग्राफ में प्लॉट करने के लिए कुछ था ही नहीं, सीधा जीरो पे और इन्फिनिटी पे प्लॉट हो रहा है, बीच में तो है ही नहीं, पर हमें बीच में इन्फो चाहिए। अब वो इन्फो किस कदर हमें मिल रही है वो भी तो सीखो। अब हमसे किसी ने पूछा कि सर अगर t इक्वल टू टाउ हो जाए, दोबारा से अगर t इक्वल टू टाउ हो जाए, क्योंकि हमने बोला ना कि टाउ इज अ टाइम रेफरेंस, तो t इक्वल टू टाउ पे कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा बताओ। इन शॉर्ट द क्वेश्चन में स्टेट how much charge will appear across a capacitor in a time equal to one time constant। हमने कल वो भी निकाल लेता है, हमने इसके अंदर वैल्यू प्लेस करी, दैट इज Q नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर -1, क्योंकि t इक्वल टू टाउ कर लिया, सो t बाय टाउ 1 हो गया, एंड हेंस दिस एक्सप्रेशन बिकम्स Q नॉट into 1 minus 1 upon E, and now it depends upon our mathematics little bit कि हमें E की वैल्यू पता है कि नहीं है। ऑफ कोर्स हम सब लोगों को पता है कि E की वैल्यू कितनी होती है, 2.718 होती है, कितनी, 2.718। ओके, चलो नहीं पता थी तो पता चल गई। सो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.718, एंड देन व्हाट इज 1 अपॉन ई, सो सर 1 अपॉन 2.718, सो व्हाट इज 1 अपॉन 2.718, वो वैल्यू शायद हम कैलकुलेट कर लें। सो आई थिंक अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, सो यू गेट दिस वैल्यू एज 0.368, एंड आई एक्चुअली विश कि आपको ये वैल्यू याद ही रह जाए, मतलब विश मतलब लाइक एडवाइस, और मतलब आपके लिए कंपल्शन की ये वैल्यू को याद रख लो, नहीं तो आपको बार बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और यहीं से कुछ बच्चों को डिफिकल्टी लग जाएगी कि अरे डिफिकल्ट हो गया, फिर याद रख लो, सिंपल हो जाएगा। तो 1 अपॉन ई कितना हो गया, 0.368, 0.37 भी याद रख सकते हो, ईजी हो जाएगा, 0.368 प्रिसाइज वैल्यू है। और अगर मैं 1 माइनस 1 अपॉन ई लेता हूँ, तो सर ये तो निकाल ही लेंगे ना, 1 में से इसको माइनस कर लो, मैं फिर भी बता देता हूँ कि कितना होगा, दैट इज 0.632 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.632, एंड आई सेड कि मतलब अभी तो मैं बता रहा हूँ, तो एल आर सर्किट जब हम पढ़ेंगे तो ये दोबारा से अपीयर होगा, इसी तरीके से इसी फॉर्म में अपीयर होने वाला है, इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेंगे वहां पर भी, और इसी तरीके से ये वैल्यूज आपको दोबारा से वहां पे यूज करने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, इतना आपके लिए काफी है मानने के लिए कि नहीं, याद कर लो इसको, इस कैलकुलेशन को, 1 अपॉन ई कितना होता है और 1 माइनस 1 अपॉन ई कितना है, एंड हेंस if we substitute here, so you'll get Q as equal to 0.632 times of Q naught। That's pretty fast charging, क्योंकि Q कितना हो रहा है, that is 63.2% of Q naught, मतलब एक टाइम कांस्टेंट के अंदर जो चार्ज है कैपेसिटर पे, that has become 63.2% of its peak value। देखो टारगेट हमने पहले बना लिया कि भाई कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज Q नॉट होगा, टारगेट पहले बना के चले रहे, और अब हमें पता चल रहा है कि एक टाइम कांस्टेंट में, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज आवर टाउ, तो आधे से ज्यादा चार्जिंग हो चुकी है, so that is 0.632 times of Q naught, and now someone says me, sir please define what is tau, what is a reference time। मैंने बोला हौले हौले सुनो,
क्योंकि ट्रांजिएंट सर्किट का तो हौले वाले सुनो. It says the reference time of the series RC circuit in which the charge across the capacitor increases to 63.2% of its peak value. हिंदी में बोले तो कि इतने समय में, जितने समय में कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो उसके मैक्सिमम चार्ज का 63.2% हो चुका है. उस समय को जो हमने क्रिएट करा है उसको हम बोलते हैं टाइम कैपेसिटेटिव कांस्टेंट. द टाइम अक्रॉस व्हिच द चार्ज अक्रॉस अ कैपेसिटर बिकम्स 63.2% ऑफ इट्स पीक वैल्यू. दैट्स अ टाइम कैपेसिटेटिव कांस्टेंट फॉर अस. और अब क्या होने वाला है, आप ना टी को ट्वाइस ऑफ टाउ डाल दो. सो ट्वाइस ऑफ टाउ डाल दो तो आपको दिखेगा कुछ ध्यान से देखना कि यहाँ पे चार्ज और बढ़ जाएगा. There will be more increase, but the amount of increase from tau to twice of tau is not the same. मतलब 0 से tau में is a 63.2% increase, पर tau से twice of tau में उतना increase नहीं हो रहा है. मतलब इससे मुझे समझ में आ रहा है कि चार्जिंग स्लो हो रही है. As it is reaching its target, the charging is becoming slower and it is going to become more slower. मतलब ये thrice of tau ले लो, 4 times of tau ले लो and 5 times of tau ले लो, तो धीरे धीरे क्या होने वाला है, as you can see this, जो amount of charge gain हो रहा है उसी same time interval में वो कम होता जा रहा है. So the charging is becoming extremely slow and ultimately मतलब वो charging rate 0 हो जाएगा. दोबारा से क्या बोला मैंने, वो चार्जिंग रेट 0 हो जाएगा. तो मैंने कहा क्या सर इसको और आसान तरीका है किसी तरीके से समझाने का. मैंने कहा बिल्कुल है, आप ना इसकी स्लोप चेक करें. तो मैंने इसकी स्लोप चेक करी इनिशियली, फिर बार बार इसकी स्लोप चेक करी ग्राफ की, तो पता चल रहा है कि स्लोप धीरे धीरे कम होती जा रही है. तो मुझसे किसी ने पूछा था स्लोप है क्या, तो मैंने कहा करंट, क्योंकि चार्ज का टाइम के साथ वेरिएशन है, क्यू वर्सेस टी ग्राफ है. और करंट कैसे लिखा जाता है, डी क्यू बाई डी टी. इसका मतलब दैट इज द स्लोप ऑफ द क्यू टी ग्राफ. और वही चार्जिंग एक्सप्लेन कर रहा है कि इनिशियली तो वो स्लोप सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इनिशियली करंट सबसे ज्यादा है. अरे वो तो हमने पहले प्रूफ कर रखा है कि इनिशियली करंट कितना होता है सर्किट में, आई नो. फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप कम हो रही है, मतलब चार्जिंग रेट कम हो रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे करंट कम हो रहा है. एंड फाइनली एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी. सर टी इक्वल टू इन्फिनिटी थोड़ी है, ये तो आपने बता दिया कि 4 टाउ और 5 टाउ के बीच में ग्राफ से. अच्छा, जिसको हम टी इक्वल टू इन्फिनिटी बोल रहे थे पहले, अब एनालिसिस से समझ में आया कि अराउंड 4 times to 5 times ऑफ द टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो, और उस समय पे करंट 0 हो जाता है क्योंकि स्लोप 0 आ रही है, मतलब रेट ऑफ चार्जिंग 0, which means the rate of charging is maximum initially, slowly decreases and eventually becomes 0. उसका indirect मतलब सर्किट में इनिशियली करंट मैक्सिमम था, धीरे धीरे कम होने लगा, and finally the current in the circuit reduces to 0. तो चार्ज बढ़ा और करंट कम हो गया. The charge grows exponentially, but at the same time the current falls exponentially. और बीच में टाइम कांस्टेंट का क्या रोल था वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ चुका है. Right, and mostly you will find the questions appearing in this particular mannerism कि आपका एक टाउ में कितना चार्ज हो गया, कितनी परसेंटेज चार्जिंग हो गई, या कॉन्सेप्चुअली आ जाएगा कि भाई चार्जिंग रेट क्या कांस्टेंट होता है. बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि चार्जिंग रेट का मतलब करंट होता है और करंट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. सो समझा दिया गया है, पर एक तरीके और है मुझे आपको बताने कि ना टाउ का ना एक और डिस्क्रीट मीनिंग होता है, मतलब एक और छुपा हुआ मतलब होता है उसका छुपा हुआ मतलब क्या है कि भाई अगर हम ऐसा बोलते कि ये ट्रांजिएंट सर्किट नहीं होता, दोबारा बोलो, अगर हम ऐसा बोलते कि ये ट्रांजिएंट सर्किट नहीं होता, तो फिर इतने टाइम कांस्टेंट में, इतने एक टाइम कांस्टेंट में करंट सीधा 0 होता. दोबारा बोल रहे कि अगर ये ट्रांजिएंट सर्किट नहीं होता, मतलब ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन नहीं होता, वो तो ट्रांजिएंट के बिहेवियर से हो रहा है ना, तो एक टाइम कांस्टेंट के अंदर जो करंट है वो सीधा 0 होता. सो दैट्स अनदर वे द क्वेश्चन कैन डिलीवर यू द क्वेश्चनर, या आपसे वो एक्सपेक्ट करके पूछ सकता है. उसका रिवर्स मीनिंग भी है कि उसी टाइम कांस्टेंट में
अगर ये लीनियर बिहेवियर की तरह होता, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये एज्यूम्ड लीनियर बिहेवियर की तरह होता तो हम ऐसा बोल सकते थे कि कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमाइज हो जाता है कितने में, एक टाइम कांस्टेंट में। तो बात तो बराबर है ना। मतलब अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि 4 टाउ से 5 टाउ के बीच में चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा और 4 टाउ से 5 टाउ के बीच में करंट सर्किट का जीरो हो जाएगा ट्रांजिएंट बिहेवियर से। तो अगर ये लीनियर बिहेवियर बनाओगे तो उतने ही टाइम में चार्ज मैक्सिमम हो जाता और उतने ही टाइम में करंट जीरो हो जाता, सिंपल। इफ इट वाज अ assumed लीनियर बिहेवियर। इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी है ना, सारी बातों को लिख तो सकते नहीं है ना, इतनी सारी बातें होती हैं। सो हमने मुद्दे मुद्दे वाली बातें लिख ली। अब किताबों में से पढ़ते थे तो सिर्फ फॉर्मूले मिलते हैं, ये तो इतनी सारी बातें मैंने बता दी कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनका कहीं पे मतलब लिखावट तो मिलेगी नहीं किसी किताब में कि ऐसा ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा सिनॉप्सिस के अंदर। तो वो भी बातें, छुपी छुपी वाली बातें भी आपको समझा दी गई हैं यहाँ। तो मेरे ख्याल से ये आर्टिकल काफी हद तक हमारा अपने कंट्रोल में आ चुका है। एक मुद्दा बाकी है और वो मुद्दा क्या है, ऑलरेडी एक्सप्लेन, एनर्जी, है ना। कि मेन मुद्दा, इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले रहे हो, अंडरस्टूड है ना, कि हमें एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटी देखनी है। क्योंकि एक्चुअल मुद्दा वही है कि हमें एनर्जी स्टोर करनी है। पता ही होता है कि जैसे मैं बैटरी का एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, बार बार मोबाइल फोन की बैटरी का, क्योंकि मतलब वो थोड़ी सी फीलिंग आती है ना उसके अंदर की हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं उसकी चार्जिंग को और ये सब कुछ होता हुआ देख रहे होते हैं कि भाई उस पर इतना परसेंटेज चार्ज आ रहा है और पता होता है, पक्का होता है कि भाई 100% हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम नहीं लगेगा, तो हमें पता होता है। और एक्चुअली में हम उसी के बेसिस पे ही तो हम बेसिकली अपने फोन को अच्छा बुरा मानते हैं ना, कि भाई फास्ट चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अब फास्ट चार्जिंग का भी अपना मुद्दा है। फास्ट चार्जिंग का मुद्दा क्या है, देखो, सुनना 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 ध्यान से। देखो ये जो टाउ है, ये आरसी है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बात को सुनना ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं कि कंप्लीट चार्जिंग 4 टाउ से 5 टाउ के बीच में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 4 टाउ से 5 टाउ के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर टाइम कांस्टेंट ही कम हुआ तो, सुन तो दो, अगर टाइम कांस्टेंट, टाउ की वैल्यू ही कम हुई, इसका मतलब 4 टाउ और 5 टाउ भी तो जल्दी आ जाएगा ना। अब टाउ कैसे कम होगा, कि आर और सी कम हो, भाई सी थोड़ी कम करोगे कैपेसिटी, तो जितना भाई आपको स्टोरेज चाहिए वो तो अब रखोगे ना, तो सी तो चाहिए ना आपको, तो आर कम कर लो, तो रेजिस्टेंस कम कर लोगे। तो रेजिस्टेंस अगर कम हो जाए, अच्छी वायर्स यूज हो, तो उससे क्या होगा, टाउ कम होगा एंड यू विल हैव अ फास्ट चार्ज। एनीवे यू चेक दिस आउट कि एक टाउ में, तो मतलब कंपनीज बड़ी स्मार्ट होती हैं, तो एक टाउ में ऑलरेडी 63.2% हो रही है। सो दे से, मतलब आपने देखा होगा, कैप्शंस देखे होंगे एडवर्टीजमेंट्स में, दैट in a 15 minutes you can have a day's charge. Are you getting the point or not? इसका मतलब that tau can be around 15 minutes and you can get a day's charge, मतलब आपको 60 to 70% चार्ज मिल जाएगा और उतना काफी होता है एक दिन के लिए। सो दैट्स हाउ द कंपनी बिहेव्स विद यू, तो एक्सप्लेन टू यू कि हमारा चार्जर बहुत फास्ट है, हमारी जो वायर है वो भी फास्ट है, चार्जर भी फास्ट होना चाहिए, वायर भी फास्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फास्ट वायर ले लिया आपने और चार्जर देसी ले लिया या रिवर्स कर लिया, ऑफकोर्स पूरा का पूरा सेट आपको लेना पड़ता है and then your charging becomes faster. And of course there are contact charging also बिना वायर के भी। so आपको बात समझ में आ रही है कि लेंथ ऑफ द वायर यूज होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो लेंथ ही हटा दो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सो कॉन्टैक्ट चार्जिंग के थ्रू और थोड़ी फास्ट चार्जिंग हो जाएगी। सो द होल आइडिया इज डन। और अब जो ग्राफ का वेरिएशन तो मैंने पूरा बना के आपको दिखा दिया। अब ये जो बना हुआ है ग्राफ, मतलब उसको बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राफ जिसका बना हुआ है उसको देख लो। दैट्स फॉर द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर का ग्राफ बना हुआ है। और पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर क्या है, दैट इज क्यू बाई सी। तो ये सिंपल हो गया, क्योंकि क्यू का फंक्शन मुझे पता है। क्यू का फंक्शन मेरे पास कितना है, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, एंड एनी टाइम आई कैन ऑल्सो राइट क्यू नॉट एज सी इंटू ई। तो दैट सी इंटू ई इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। और अगर मैं इसको ऊपर प्लेस करता हूँ, so that's c into e into 1 minus e power minus t by tau and divided by c, तो c and c उड़ गया and that is equal to e into 1 minus e power minus t by tau। ये पूरा फंक्शन डेवलप हो जाता है फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। बोलोगे सर ऐसे ही वोल्टेज अक्रॉस है रेजिस्टेंस पे लिखा के दिखा दो, तो मैंने कहा लिख लेते हैं, पर ज्यादा मुद्दा एक्चुअली कैपेसिटर का। अगर आप रेजिस्टेंस के लिखना चाहते हो, यू कैन एनी टाइम राइट दिस, दैट इज आई इनटू आर, क्योंकि करंट का फंक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी बाय टाउ। ये करंट का फंक्शन बना चुके हैं।
and therefore the voltage across the resistance will become I naught into R into e power minus t by tau. और I naught into R क्या है? That is equal to E, क्योंकि I naught पीक करंट था और वो E by R के बराबर था, तो I naught into R किसके बराबर है? E के. So the voltage across the resistance is capital E, मतलब जितना EMF सेल का था, into small e पावर माइनस टी बाई टू. ये फिर से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे करंट बिहेव करेगा वैसे ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बिहेव करेगी. दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे, सो इट इज अ डिक्रीजिंग मोड, दैट द करंट इज डिक्रीजिंग एंड द वोल्टेज इज डिक्रीजिंग. सो इट्स अ डिक्रीजिंग मोड ओवर हियर. ये सेम बिहेवियर में, मतलब 4 टाउ से लेके 5 टाउ के बीच में ये जो करंट है या वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस ये जीरो हो रही है. मतलब अगर वोल्टेज के वैल्यूज के साथ चेक करें तो वैल्यू इनिशियली रेजिस्टेंस के अक्रॉस ई थी और वो धीरे धीरे कितनी होगी? जीरो होगी. और जबकि कैपेसिटर का देख रहे हैं तो कैपेसिटर पे दैट इज वीसी इनिशियली जीरो था और धीरे धीरे उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो गया? ई के बराबर हो गया. सो ये बात तो हमने ऑलरेडी अपने टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू इन्फिनिटी सर्किट में ऑलरेडी सीख ली थी, जो कि ग्राफ फिर से जाहिर कर रहा है. एंड सी व्हाट जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, अलग अलग एक्सप्रेशंस, ये बेसिकली क्वेश्चंस बन गए. ये सारे क्वेश्चन बन गए. अभी क्वेश्चंस हो सकते हैं ना कि एक टाउ में कितना चार्ज है, एक टाउ में कितना करंट है, एक टाउ में, टाउ मतलब रेफरेंस टाइम कांस्टेंट, उसमें कितनी वोल्टेज है कैपेसिटर पे, उतनी कितनी वोल्टेज है रेजिस्टेंस पे. यही तो क्वेश्चन है. सो इनफैक्ट मैंने साथ में आपके क्वेश्चन भी कुछ कुछ डील करने शुरू कर दिया. बहुत वैरायटीज का क्वेश्चन होता है, ये भी एक पर्टिकुलर वैरायटी का क्वेश्चन हो गया. सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट को यूजुअली सबसे डिफिकल्ट लगता है. क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफिकल्ट लग रहा है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो डिफिकल्ट हो गया, ये मान के चल देते हैं. पर ये तो बड़ा सिंपल है क्योंकि फॉर्मूले के बेस हो गया. ये तो आपको सिर्फ वैल्यू फीड करनी है, उसके अंदर भी रामबाण दे दिया आपको कि 1/e आपको पता ही है एंड 1 - 1/e भी आपको पता है. तो ये कोई क्वेश्चन थोड़ी रहे, ये तो कोई क्वेश्चन भी नहीं रह गया, ये तो मुंह जबानी हो गया. अब यहाँ पर मैं पूछूं आपसे टी इक्वल टू टाउ में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो तुरंत बता देंगे. पर मैं तो लिख के बताऊंगा आपको, पर आप तो मुंह जबानी बता दोगे कि सर वीसी हो गया देखो ई इंटू 1 - e पावर -1, क्योंकि मैं को तो टी इक्वल टू टाउ पे प्लेस करके पूछा आपने. और वो हो गया सर ई इंटू 1 - 1/e. और क्या है सर? मुद्दा तो आपने सॉल्व कर दिया कि 1 - 1/e तो सर आपने रट्टा मंगा दिया, 0.632 होता है. और इस वजह से ये वैल्यू आपकी 0.632 हो गई और ये ग्राफ पे भी दिख रही है टी इक्वल टू टाउ. सो इट बिकम्स सो इजी एंड यू कैन फाइंड कि जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखेगा कि इससे फॉर्मूला बेस का आपको 20-25 क्वेश्चन मिलते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस. बाकी जो है जो क्वेश्चंस है उनका जो हल है वो मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में दे चुका हूं कि टी इक्वल टू जीरो पे सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसा होगा. ये फॉर्मूले कब लग रहे हैं? ना टी इक्वल टू जीरो पे ना टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे. ये फॉर्मूले कब लग रहे हैं? टी इक्वल टू टी पे लग रहे हैं. क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे तो अलग सा बिहेवियर है, मतलब फॉर्मूले में डाल के भी आ जाएगा, पर फॉर्मूले की जरूरत थोड़ी है टी इक्वल टू जीरो. उसको तो सीधा पता अपने दिमाग में कि सर्किट में से कैपेसिटर उड़ा दो और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट में से रेजिस्टेंस उड़ा दो. तो ये तो हमें मेंटली पता चल चुका है. अब आखिर में जो बच गया, स्क्रीनशॉट हम सबके पास आ चुका है. अब आखिर में जो बात बच जाती है सबसे भयंकर मुद्दे वाली, दैट्स एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर. क्योंकि कैपेसिटर होलिस्टिकली अपने अक्रॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है. तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी एनर्जी की वैल्यू को लिखा जाए. तो हम उसकी एनर्जी को लिख लेते हैं कि व्हाट इज एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर. तो आपने बोला सर उसका तो फॉर्मूला अपने को आता है Q²/2C. अब आप बोलोगे सर हाफ CV² लिख लो भाई, मैंने VC का फॉर्मूला भी बता दिया आपको, कुछ फर्क नहीं आएगा. सर मैं तो वैसे लिखूंगा QV/2. तो भाई ठीक है, V का फॉर्मूला भी लिख लेना, Q का भी लिख लेना, मुद्दा तो घूम फिर के वहीं पर आ जाएगा. तो मेरे पास चार्ज का एक्सप्रेशन है ऑलरेडी, दैट इज Q इक्वल टू Q0 इंटू 1 - e पावर -t/τ. और मैं इसके अंदर इसको सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ. सो द एनर्जी इंस्टेंटली अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स बिकम्स 1/2C. तो इधर हो गया और इसको स्क्वायर करके प्लेस करना पड़ेगा. सो दैट्स Q0² एंड 1 - e पावर -t/τ इसका स्क्वायर. ये बन गया. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है.
पर थोड़ी आसानी कर लेते हैं। कैसी आसानी कि जो पहली वाली टर्म है ना क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, ये देखोगे तो दैट्स द मैक्सिमम एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटी। इसको समझना कोई मुश्किल हो रही है। क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c क्या होगी? मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी? जब चार्ज मैक्सिमम होगा। वो कब होता है? स्टेडी स्टेट में, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी। So at t equal to infinity, that is when the capacitor attains the steady state, जिसको steady state circuit बोलेंगे, तो उस समय पे जो एनर्जी है कैपेसिटर पे मैक्सिमम है उसको U नॉट लिख लेते हैं, एंड दैट्स इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ C। अब ऐसा करने से ये मुश्किल रिलेशन भी कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाता है, वेयर इट अपीयर्स टू मी एज टू बी रिटन एज U इक्वल टू U नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय टाउ इसका स्क्वायर, ये फंक्शन बन जाता है। और फिर से क्या बोलूंगा मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए कि भाई देखो, अगर इसका क्वेश्चन आता है ना ऐसा, कैसे फॉर्मूला बेस है मतलब इससे सिंपल फॉर्मूला, और उसमें भी आपको आइडिया प्रदान करके दे दिया है कि भाई ऐसा है, इसको मत याद करो, कोई जरूरत नहीं है। आपको ये फॉर्मूला आता है, पता नहीं कब से कितनी बार आपने कैपेसिटर में यूज करा है, और आपको ये फॉर्मूला मेमोरी में आ चुका है। तो देयर एंड देन क्यू की वैल्यू प्लेस कर दो, फंक्शन बन जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक एक इसके अंदर वैल्यू डाल दो, है ना, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए ना वैल्यू का, तो t इक्वल टू टाउ पे क्या होने वाला है उसको चेक करते हैं इसके अंदर। तो चेक करते हैं, तो u बिकम्स इक्वल टू u नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 1 हो गया एंड स्क्वायर। अब देखो मेरी बताई हुई बातें गलत तो साबित होती नहीं है, सो दैट बिकम्स 1 माइनस 1 अपॉन ई, और इसका स्क्वायर ऐसे आ गया। अब 1 माइनस 1 अपॉन ई सर याद हो गया, अब तो पक्का याद हो चुका है, फिर भी लिख के बता देता हूँ कि गलती से मेमोरी से भाग ना जाए। सो 1 अपॉन ई था कितना अपना 0.368, और 1 माइनस 1 अपॉन ई कितना था, दैट वाज 0.632। सही है, तो ये हो गया भाई मेरे, दैट इज यू नॉट इंटू 0.632 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तो कर ही लोगे ना, तो रफली करके देखो 0.63 का स्क्वायर, अगर मैं 0.6 का स्क्वायर करूँ तो 0.36 हो जाएगा, है ना, और 0.7 का करूंगा तो 0.49 हो जाएगा। तो 0.63 का रफली 0.39 से 0.4 तक आता है। मतलब ये जो वैल्यू है ये आपकी 0.39 लिख देता हूं मैं, सो 0.39 टाइम्स ऑफ यू नॉट। सो that's something interesting, something interesting that the energy is 39%, 40% बोल सकते हो रफली, so that is 40% roughly of the पीक वैल्यू। मतलब इतने टाइम में जो चार्ज था, इसी टाइम में जो चार्ज था दैट वाज 63.2% ऑफ द पीक वैल्यू। समझ आ रही है बात? आप समझ आ रही है? पर एनर्जी सिर्फ 39% ही स्टोर हुई है। सो देयर लाइज अ कैच, देयर लाइज अ कैच दैट द मतलब यहाँ तक पहुंचने का बेसिक मुद्दा यही है कि चार्ज हमेशा एक इन्फ्लुएंसर की तरह बिहेव करता है कि आपको समझने में कॉन्सेप्ट को मदद करता है, आपको थोड़ा इजी लगता है। पर मेन मुद्दा कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोरेज का होता है, मतलब आपको चार्जर लगा के रखना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी है वो मियरली अभी 39% ही हुई है। तो अभी फर्दर चार्जिंग होगी तो फिर धीरे धीरे एनर्जी और बढ़ेगी, तो एनर्जी तो और स्लोली बढ़ेगी। तो पॉइंट अंडरस्टूड है कि energy is increasing at a slower rate in comparison with the charge rate। तो चार्जिंग का रेट अलग है और एनर्जी स्टोरेज का रेट अलग है। अब ये अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको पल्ले पड़ा है, एंड यू कैन फील कि अगर क्वेश्चन कभी ये पूछेगा तो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना एक्सेलेंट क्वेश्चन है, कि यहाँ पे जो यहाँ तक पहुंचा वही इसको समझ पाएगा। और वैसे डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट वी हैव टू रीच दैट स्टेज। हमें उस बात को फील करना था, उस बात को समझना था, वहां तक पहुंचना था। तो हमने अब कुछ नहीं छोड़ा एक्चुअली, मतलब हमने ना सारा डेसेट कर लिया। मतलब क्या पूछ सकता है क्वेश्चन हमसे, हमने मतलब सारी तैयारी करके बैठ गए। फिर पूछता है चार्ज बताओ, कब बताओ, तीनों स्टेट में, जीरो पे इन्फिनिटी पे बीच में बता दिया। करंट बताओ, जीरो पे इन्फिनिटी पे बीच में बता दिया। वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टेंस बताओ, इनिशियली फाइनली बीच में बता दी। वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर बताओ, इनिशियली फाइनली बीच में बता दी। इनिशियली फाइनली मतलब t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू इन्फिनिटी। और क्या पूछता है, एनर्जी, वो भी बता दी।
So what the question is going to ask us? Then it has to actually invent and discover the new way. Discover हम करेंगे, वो invent करना पड़ेगा उसको, new variety of the questions to actually challenge us from it. So challenge accepted. एनर्जी के एक्सप्रेशन भी आ गया और आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं, तो पूरी कहानी हमारे हाथों में आ चुकी है। तो जस्ट क्लोजिंग वाले स्विच पे हम एक और चीज अब यहाँ पे मेंशन करते हुए चल लेते हैं कि एनर्जी अक्रॉस है कैपेसिटर कितनी थी, 0 थी इनिशियल, चार्ज ही नहीं था, पोटेंशियल ही नहीं था, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना। तभी तो वो फील ही नहीं हो पा रहा था, ना एनर्जी की तरह फील हो पा रहा था, ना चार्ज की तरह, ना पोटेंशियल की तरह। और जब बाद में जब उसका समय आया, मतलब जब उसके अक्रॉस चार्ज मैक्सिमाइज हो गया, वो पूरा चार्ज हो गया, तो सब कुछ फील करा रहा है, वो अपने पूरी प्रेजेंस फील करा रहा है, इतनी प्रेजेंस फील करा है कि सर्किट में से रेजिस्टेंस को उड़ा दिया। तो उस समय पे उसके अक्रॉस एनर्जी भी मैक्सिमाइज है, चार्ज तो मैक्सिमाइज है ही, एनर्जी भी मैक्सिमाइज, और एनर्जी कितनी है, यू नॉट है, और यू नॉट कितना है, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। रेजिस्टेंस को गायब कर दिया उसने उस समय पे सर्किट में। दैट्स द चार्जिंग बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर। डोंट थिंक कि आर्टिकल उठ गया, खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्योंकि काफी सारे बच्चों के लिए खत्म हो जाता है यहाँ पे आर्टिकल, क्योंकि फॉर्मूले मिल गए तो खत्म हो गया। अच्छा, और एक्स्ट्रा सर्किट भी समझा दिया सर ने, अब क्या बचता है, अब तो सारा कुछ अपने कंट्रोल में आ चुका है। बट देयर इज मोर coming across and good things are coming across. So क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और क्वेश्चन की तरीके से इस आर्टिकल को डील ऑन, ठीक है। द बेस्ट वे टू एनालाइज एनीथिंग इज थ्रू इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल के थ्रू, तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई चीजें अपने कंट्रोल में है, समझ में आ रही है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मेरे सामने आया और मुझसे ये पूछ रहा है कि इनिशियली इस सर्किट में करंट बता, कोई तामझाम नहीं बता रहा वो, तो ये टाउ क्या है, ये फलाना ठिकाना क्या है, इज जस्ट आस्किंग मी वेरी सिंपलिस्टिकली कि t इक्वल टू 0 पे द लैंग्वेज कैन आल्सो बी लाइक दिस, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच टिल द करंट इन द मेन ब्रांच, मतलब सेल के थ्रू कितना करंट होगा, वो करंट मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा चलो करते हैं। मेरे को जो पता था पहले वो सुनना, मेरे को जो पता है कि t इक्वल टू 0 पे capacitor behaves as a conducting wire, and I will like to write it down here for you that at t equal to 0, इसका मतलब initially बोल रहे हैं, initially that is just after closing the switch। तीन लैंग्वेज हो गई, मतलब t equal to 0 एक लैंग्वेज है, initially दूसरी लैंग्वेज है, just after closing the switch तीसरी लैंग्वेज है। the capacitor behaves as a conducting wire, मतलब as it कि वो सर्किट में है ही नहीं। So that's enough for me, is enough for me। तो मैं कैपेसिटर को उड़ा देता हूँ सर्किट से, ताकि ये देखने में मुझे सर्किट इजी लगे। अभी तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, सेल भी है, पता नहीं क्या क्या है सर्किट में। सो मैंने अपने आप को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया कि क्या कर लिया कि कैपेसिटर को उड़ा दिया सर्किट से, शॉर्ट कर दिया उसको, क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। एंड नाउ दिस बिकम्स अ केक वॉक क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि ये तो मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंपलिस्टिक सर्किट है, जहां से मुझे करंट तो मिल ही जाएगा। अब इसको कौन नहीं सॉल्व कर सकता, एनीवन कैन सॉल्व दिस, एनीवन कैन सॉल्व दिस। सर देखो ये दोनों जो है ना, ये है सर पैरेलल में, बिल्कुल एग्रीड है भाई। आर एंड आर पैरेलल में कितना होता है, r/2, एंड देन सर उसके बाद में दे आर इन सीरीज, मतलब ये r और ये r/2 ये मेरे सीरीज में हो गए, और r प्लस r/2 कितना होता है, 3r/2, तो मेरे को इफेक्टिव करंट मिल ही जाएगा। सो r इफेक्टिव मुझे मिल गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3r/2। सो द वैल्यू फॉर द करंट अक्रॉस द मेन ब्रांच is equal to E upon 3r/2, so that works as twice of E upon 3r, and that's so simplistic way of dealing with the problem. But the question is being asked at a specific instant, that is at t equal to 0. अब बोलो फॉर्मूला यूज हुआ है, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला ना और भी कुछ है क्वेश्चंस, और भी कुछ है समझने के लिए, और भी कुछ है क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन के टाइप्स ये है। अब जो बच्चा से फॉर्मूला देख के निकल जाता है, फंस जाता है ना, सिर्फ सिनॉप्सिस पढ़ के निकल जाता है 4 लाइनों की, फंस जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिक तो देखा नहीं ना, बिहेवियर तो समझा नहीं ना कि हो क्या रहा है t इक्वल टू 0 पे, और विभिन्न तरीके से एग्जामिनर कैसे परेशान कर सकता है। लैंग्वेजेस में हैव बीन डिलीवर्ड टू यू ब्यूटीफुली, t इक्वल टू 0 इनिशियली या जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अब तो सर पूरी तरीके से बात समझ में आ गई। मैंने कहा नहीं, अभी और भी चीजें समझने की है, और भी बातें करने की है, ताकि कोई क्वेश्चन ना रोके, कोई क्वेश्चन ना रोके। आर्टिकल तो ऐसे हैं कि भाई इसका ना MIT में भी अपस्केल
लेक्चर मिल जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में मिल जाएंगे, पर मतलब हम जस्ट उसके तक पहुंच के छोड़ देंगे। मतलब क्वेश्चंस की कोई खत्म होने की कोई तबीयत नहीं है। यू कैन टेक दिस आर्टिकल टू द ओलंपियाड लेवल आल्सो। तो हम लेकिन मोस्टली आर्टिकल्स कवर करके चल लेंगे। बहुत बहुत ही इंटीग्रेट करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनको बस टचअप नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्दा वो नहीं होता हमेशा कि हमारी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है, एग्जामिनर वो टेस्ट करेगा। मुद्दा ये होता है कि हमारी नॉलेज कितनी स्ट्रांग है, एग्जामिनर इज गोना टेस्ट दैट। देखें कैसे टेस्ट कर रहा है। सी इट्स द सेम सर्किट एंड नाउ इज प्लेइंग विद अस एंड इज आस्किंग अस फाइंड द करंट एट t इक्वल टू इंफिनिटी। एंड वी नो द लैंग्वेज कि t इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब धीरे धीरे क्या होता है, दैट इट्स अ स्टेडी स्टेट, है ना, क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। या फिर और भी लैंग्वेज होती है, दैट इज लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। So all this particular language hit at the same point, same issue को कि long time after closing the switch, मतलब कैपेसिटर completely चार्ज हो चुका है। so कैपेसिटर ये नई लैंग्वेज है जो मैं अभी लिखने वाला, बिल्कुल ताजी लैंग्वेज, अभी तक नहीं यूज करी मैंने, पूरे लेक्चर में यूज नहीं करी। तो जो अभी तक बैठा है यहाँ पे तो उसको बात समझ में आ रही है, जो सुन रहा है उसके लिए बोनस लैंग्वेज है, जो अभी बोलने वाला बोल ही नहीं है। दैट इज अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। That's a new language, ultimately a new language for you. And it's one of the best behaviors of the capacitor, जो कि प्योर कैपेसिटर सर्किट में कभी फील नहीं होता, क्योंकि करंट का डिस्कशन ही नहीं करते। क्योंकि हम तब ना पता क्या बोलते हैं, हम तब ये बोलते हैं कि कैपेसिटर जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, जाहिर सी बात है, तो फिर करंट का जिक्र कभी करा ही नहीं। आपको ध्यान ही है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो कैपेसिटर कंप्लीट होने के बाद है, करंट की तो डेफिनेशन ही बनाएगी बाद में। उस समय तो करंट क्या होता है पता ही नहीं था, पता था 9th 10th के नॉलेज से, पर बाद में पता चला वो तो नॉलेज बेकार थी, तो पता ही नहीं था कि भाई करंट ऐसे भी हो सकता है। आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, एरिया भी देखना पड़ेगा उसके अंदर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देखनी पड़ेगी। ये थोड़ी सोचा था कभी करंट के अंदर। करंट का मतलब तो सोचते थे रेट ऑफ चार्ज फ्लो, बाद में समझ में आया। और अब कि भाई कैपेसिटर में भी डीसी देखनी पड़ेगी, वो आज समझ में आया। सो एट t इक्वल टू इंफिनिटी कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। सिंपल तौर पे जिस ब्रांच में कैपेसिटर है, माय फ्रेंड्स सुनिएगा ध्यान से, ये जो बात मैं अभी बोलने वाला हूँ दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि होता क्या है कि जब बेसिक सर्किट पढ़ते हैं ना, कि रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर था और हमने इसको एक सेल के अक्रॉस लगाया था, तो यहाँ पे एक ही लूप है और कैपेसिटर उसी लूप में है, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये भाई पूरे चार्ज हो गए, कंप्लीटली चार्ज हो गए, तो सर्किट में करंट जीरो हो गया। तो एक तरीके से इन्होंने क्या करा, करंट को रोक दिया, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल आ गया, ताकत आ गई, इनका सक्षम हो गए कि इनकी चार्जिंग कंप्लीट हो गई। अब ये करंट को आने थोड़ी देंगे, आप अपने क्रॉस चार्ज थोड़ी लेंगे वो। दैट्स एन आइडिया कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में करंट गायब हो जाएगा, पूरे सर्किट का करंट गायब नहीं होगा। एंड देयर लाइज द क्वेश्चन कि ब्रांच आइडेंटिफाई करो ना जहां पे कैपेसिटर है, कर लेना ये वाली ब्रांच। इस ब्रांच में कैपेसिटर करंट को नहीं आने देगा, तो जो करंट है वो क्या करेगा, बाहर ही बाहर घूम जाएगा, इधर से इधर घूम जाएगा, इस तरीके से अब उधर नहीं जाएगा। एंड हेंस यू आर वंस अगेन एबल टू कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द करंट। अब इसका मतलब इस सर्किट को मैं अगर तरीके से बना लूं, से बना दूंगा, क्या तरीके से बना लूं इस सर्किट को, अगर मैं t इक्वल टू इंफिनिटी पे स्केच कर रहा हूं, सो माय सर्किट इज गोइंग टू बी इन क्लैरिटी टू बी स्केच्ड लाइक दिस। ये बन गया। सर एक रेजिस्टेंस भूल गए, भूला नहीं हूं, नहीं बनाई है क्योंकि ये वाली रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि उस ब्रांच में करंट नहीं जाने वाला है, तो रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं रह जाएगा। तो कई कोई बच्चा बोलेगा, स्टूडेंट बोलेगा कि सर ऐसा आपने बोला था जब ना t इक्वल टू इंफिनिटी होता है तो रेजिस्टेंस को उड़ा दो, मैंने सारी उड़ा दी। तो सारी नहीं उड़ानी है, वो वाली रेजिस्टेंस को उड़ाना है, उसको गायब करना है जो कि कैपेसिटर के साथ में सीरीज में लगी हुई है, उस वाली रेजिस्टेंस को गायब करना है, सारे सर्किट के रेजिस्टेंस को उड़ा मत दे। And from there now, after constructing this particular diagram, I am able to make myself very very clear कि भाई जो करंट है वो इधर इधर घूम रहा था और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपकी 2R होगी, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, इट इज गोइंग टू बिहेव एज एन ओपन सर्किट, क्योंकि उधर तो करंट जाएगा ही नहीं, कैपेसिटर आने ही नहीं देगा, तो एक तरीके से वो ओपन सर्किट है, तो सर्किट इधर का ही है और उसके अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2R है। सो द करंट ओवर हियर दैट बिकम्स इक्वल टू E अपॉन 2R। सो द करंट है चेंज माय फ्रेंड्स। इनिशियली जो करंट था, अगर इसी सर्किट में मैं बैक स्लाइड कर रहा हूँ,
अगर मैं इसी सर्किट में देखूं, पहले ध्यान से देखना, तो मैंने करंट निकाला था यहाँ से, दैट वाज 2E/3R, एंड 2/3 कितना होता है 0.67, सो दैट इज 0.67 E/RER, है ना, 0.67 E/R इतना करंट आ रहा था। सेम सर्किट है, ये t इक्वल टू 0 पे देखा और अभी t इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखा है इसको, तो करंट की वैल्यू E/2R आ रही है, दैट मीन दैट इज इक्वल टू 0.5 ऑफ E/R। तो जाहिर सी बात आपको समझ में आ रही है कि सर्किट में करंट कम हुआ है ना, पहले ज्यादा था और अब सर्किट में करंट कम हुआ है। और इनफैक्ट अगर कैपेसिटी के अक्रॉस देखेंगे तो 0, और ओवरऑल भी सर्किट में करंट कम हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि कैपेसिटी के अक्रॉस करंट कितना हो गया, 0 हो गया, तो ब्रांच का करंट कम हुआ है, डेफिनेटली डिक्रीजेस बट इट डज नॉट बिकम 0, है ना, क्योंकि हम ऐसे याद कर लेते हैं ना कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट 0 हो जाता है और उस कैपेसिटर वाली ब्रांच में 0 होता है। 3 बार बोल दिया, ऑफ कोर्स आप गलती इसके बाद तो नहीं करेंगे। सो एज ए प्रॉमिस कि भाई देखो मतलब क्वेश्चन में कुछ नया ताजा आएगा, तो मैं नया ताजा आपको दिखाया यहाँ पे। फॉर्मूले के अलावा भी दुनिया है, फॉर्मूले बेस पे सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, एंड देयर आर गुड क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फाउंड विदाउट द फॉर्मूला। इस दोनों क्वेश्चन में जो भी हमने करे, इसके अंदर हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा है। ऑफ कोर्स द स्क्रीनशॉट आपके पास आ चुका है। सो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या नया मिलने वाला है अपने। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं एंड लुक एट द लैंग्वेज ओवर देयर। व्हेन द की केस प्रेस दैट t इक्वल टू 0, अपने को लैंग्वेज समझ में आती है कि जिस समय स्विच को क्लोज करा था। Which are the following statement about the current in the register AB of the given circuit is true? क्या सही है क्या झूठ है बताना है। तो ऑप्शन देख लो आप, I equal to 2 milliampere at all the time, I oscillates between 1 milliampere and 2 milliampere, and current की वैल्यू 1 milliampere at all the time है, और t equal to 0 पे करंट 2 milliampere है and it goes to 1 milliampere। तो कृपया क्या सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे? Would you like to solve and generate the answer for this? या बिना सॉल्व करे आंसर तो नहीं बता सकते? can we answer this question without actually solving? Come up please, can we answer this particular question without actually solving the question? Please please help. Yes sir. Yes sir, please how? Sir, in this sir जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टर है ही नहीं, तो वहाँ पर सर मतलब सेम करंट रहेगा ऑल थ्रू द सर सी पार्ट है, सी पार्ट। गड़बड़ तो नहीं कर दी, गड़बड़ तो नहीं कर दी? सोचो सोचो सोचो। देखो बी पार्ट तो बेकार है ना, ऑसिलेशन वाला तो सर्किट है नहीं, ठीक है, तो बी पार्ट तो बेकार है। और मेरा पिक है कि इतने हमने अभी थ्योरेटिकली बिहेवियर पढ़ा और समझ में आया कि करंट चेंज हो रहा था। एक और समझाया, अभी ताजे ताजे क्वेश्चन में समझाया कि 0.67 था इनिशियली और बाद में 0.5 है, तो कम हो गया, मतलब इनिशियली ज्यादा था बाद में कम हो गया। तो सेम तो रह ही नहीं सकता, सेम तो रह ही नहीं सकता, वो तो चेंज होगा ही होगा, बिकॉज इट अदरवाइज इट चेंजेस द बिहेवियर, सारा बिहेवियर ही खत्म हो जाता है, ट्रांजिएंट का बिहेवियर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ट्रांजिएंट का मतलब है चेंजेस, स्लो स्लो चेंजेस। तो उसके बेसिस से मुझे लगता है मेरा पिक डी ऑप्शन होना चाहिए, बिना सॉल्व करे कि करंट चेंज हुआ। और लॉजिस्टिकली मुझे लगा कि पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, तो मेरे पास अगर टाइम नहीं होता क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मेरा पिक डी होता, मेरा पिक डी रहता है इनमें से, क्योंकि करंट डेफिनेटली क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, ट्रांजिएंट बिहेवियर है, करंट इज चेंजिंग एंड रिड्यूसर। अब मुद्दा है कि सर प्रूफ करो कैसे होगा, तो मैंने कहा चलो करो। तो t इक्वल टू 0 पे क्या होता है सर? t इक्वल टू 0 पे आपने अभी समझाया कि कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ठीक है, शॉर्ट सर्किट बना लेते हैं कैपेसिटर को। तो हमने की को तो क्लोज इन कर लिया और फिर हमने कैपेसिटर को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो कैपेसिटर हैज बीन शॉर्टेड, क्योंकि उसके क्रॉस पोटेंशियल तो है ही नहीं, चार्ज तो है ही नहीं उसके क्रॉस, तो वो तो शॉर्ट हो गया, है ना, तो वो शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हो गया तो भाई ये रह गया। तो आप बता सकते हो सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी है? कैन यू टेल मी नाउ? 1 किलो। 1 किलो 1 किलो ओम कैसे? ये 1 किलो ओम भी तो और ये वाला शॉर्ट हो 1 गया किलो दूसरा, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया। तो मतलब ये कैपेसिटर उड़ा, साथ में इसको भी ले उड़ा, तो ये भी एक तरीके से शॉर्ट हो गया। इसका मतलब ये सर्किट हमारा रह गया सिंपल, ये सर्किट रह गया। सो दैट इज अवर रिमाइंडर ऑफ द सर्किट। और ये आपका 2 वोल्ट है और ये आपका 1 किलो ओम है। तो सर्किट में जो करंट है, इसको I1 लिख लेता हूँ,
that is equal to 2 upon 10 power 3, so that works as 2 milliampere. ये इनिशियली हो गया। अब बात करते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेक करते हैं। तो अगर हम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेक करेंगे तो क्या होगा? अब क्या करें t इक्वल टू इन्फिनिटी पे? कैपेसिटर ब्लॉक वाली DC ब्रांच करा दो। कैपेसिटर डीसी ब्लॉक कर देगा, मतलब अपने क्रॉस करंट ही नहीं आने देगा वो। तो अगर वो अपने क्रॉस करंट नहीं आने देगा तो फिर करंट क्या करेगा? करंट ऑल्टरनेटिव दूसरे रास्ते से चला जाएगा। इसका मतलब एक और हो गया कि भाई जो कैपेसिटर है वो एक तरीके से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है कि वो करंट को वहां आने ही नहीं दे रहा। तो करंट जो है वो बाहर से घूम के ऑल्टरनेट रास्ते से निकल जाएगा। इसका मतलब अब ये दूसरी वाली रेजिस्टेंस भी एक्टिवेट हो जाएगी और वो दोनों के अक्रॉस करंट सेम है, मतलब दोनों इफेक्टिवली सीरीज में आ गए। इसका मतलब आर इफेक्टिव कितना हो गया? 2 किलो ओम्स हो गया। तो यहाँ पे अब सर्किट में जो करंट है उसको हम I2 लिख लेते हैं। सो दैट बिकम्स 2 अपॉन 2 किलो ओम्स, मतलब 2 इंटू 10 पावर 3, hence that becomes equal to 1 milliampere, and I am able to explain my answer correctly कि initially current कितना था? 2 milliampere and finally it falls to 1 milliampere. So sometimes when we listen to the lecture, it becomes easy to interpret the result, and sometimes for students it is like कि हमें पूरा solve करना पड़ेगा, और कई बार we can save the time and invest this on another difficult question. So समझ में आ गया? दोबारा एक बार yes बोलो जी। सर एट ऑल टाइम टी का मतलब क्या हुआ इसमें? इंग्लिश की क्लासेस लगाने पड़ेंगे इसके लिए हमें कि एट ऑल टाइम्स टी मतलब सारे समय पर करंट सर्किट में 2 मिलियन। ओके सर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो लेट्स मूव ऑन। हिंदी क्लास लगानी पड़ेगी हमें, नेक्स्ट वे मूव करते हैं। ओके, सो दैट्स अ प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब ये बोलना जरूरी नहीं होता पर फिर भी बोल दिया। सो द क्वेश्चन सेज इन द गिवन सर्किट विथ स्टेडी करंट। तो लैंग्वेज देखो मतलब आ रही है जो हमने अपने लिए बनाई थी, वो लैंग्वेज घूम फिर के आ रही है। सो इन द गिवन सर्किट विद द स्टेडी करंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर पूछा हुआ है। अब बदल दिया क्वेश्चन ने, हर वक्त सेम क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर ये फाइंड आउट। स्टेडी स्टेट, तो मेरे को एक्चुअली ना स्टेडी स्टेट से समझ में आया दैट कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। सो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी वही करेगा ना जहां पर वो होगा। इसका मतलब जिस ब्रांच में वो भाई साहब हैं उस ब्रांच में वो करंट को आने नहीं देंगे। ठीक है ना? तो अगर उस ब्रांच में वो करंट को आने नहीं देंगे तो करंट बेचारा ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढेगा, और वो ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढते ढूंढते बाहर से निकल पड़ा, क्योंकि उस ब्रांच में तो अलाउड ही नहीं है उसको, कैपेसिटर बैठा हुआ, तो बाहर से घूम गया। तो इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी भाई? देखो इसके अंदर करंट अगर आई है तो ये सेम करंट घूमता इसके क्रॉस आ गया। इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस आपकी सीरीज में आ गए। तो आर इफेक्टिव आपका कितना हो गया? 3R हो गया। और फिर इफेक्टिव वोल्टेज देख लो कितनी होगी, है ना? मतलब वो बाहर का सर्किट बना दूं मैं अलग से, देखो तो बाहर का सर्किट, ये वाला सर्किट बाहर का ऐसे बन गया, ये बाहर वाला, क्योंकि करंट तो बाहर से जा रहा है। तो ये मेरा 2 वोल्ट है और ये V है। तो ये 3 वोल्ट है या 2 वोल्ट है इफेक्टिव? चेक करना। सर आपने शायद पोलैरिटी गलत बना दी 2 वोल्ट की। मैंने गलत बना ली? अच्छा, तो ये इसको बड़ा कर देते हैं, अब सही बन गया। तो अब ये 3 वोल्ट है कि 1 वोल्ट है? 3 वोल्ट है 1 वोल्ट है? मतलब ये ऐड हो रहे हैं कि माइनस हो रहे हैं? हले यार देख लो, बता ही नहीं रहे हो यार। माइनस हो रहे हैं। इधर से अगर आप मूव करोगे तो क्या होगा? +2 वोल्ट होगा, और जब इसको क्रॉस करोगे तो -1 वोल्ट होगा, है ना? तो इसका मतलब इफेक्टिवली कितना हो गया? V हो गया। तो द करंट हो गया कितना हो गया? V अपॉन 3R, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी है? 3R। सो दैट्स द वैल्यू फॉर द करंट इन द सर्किट। कितना हो गया? V अपॉन 3R हो गया। आई थिंक दैट्स गोना सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि करंट की वैल्यू कितनी है। तो कोई भी एक ब्रांच पकड़ लेते हैं। तो मैंने क्या करा, इन दोनों ब्रांचेस को पकड़ लिया। उसका रीजन क्या है कि तीनों ब्रांचेस पैरेलल में है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाली ब्रांच पर होगा, रिपीटिंग, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाली ब्रांच पर होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बीच वाली ब्रांच में होगा। तो ऊपर वाली ब्रांच को अगर मैं देख रहा हूँ और इस वाली ब्रांच को देख रहा हूँ, तो मुझे सिमिलैरिटी क्या दिख रही है कि भाई ये तो दोनों सेम सेल्स हैं, ये वाले,
तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि भाई जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा सेम यहाँ पर आ जाएगा कैपेसिटर, क्योंकि दोनों ब्रांचेस पैरेलल में। सो विच क्लैरिटी से मुझे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको मैं V नॉट लिख लेता हूँ। सो वो तो I इंटू आर से आ जाए। तो करंट कितना है V/3R और रेजिस्टेंस कितनी है R, सो मल्टीप्लाइड बाय R, तो कितना हो गया V/3। तो वो सेम पोटेंशियल जो है वो आपको कैपेसिटर पे मिल जाएगा। तो VC की वैल्यू भी कितनी हो गई है, दैट इज इक्वल टू V/3 एंड दैट बिकम्स माय आंसर एंड इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को टच कर लेता है एंड यू कैन सी कि इसके अंदर हमें वो डिफिकल्ट वाले फॉर्मूले बिल्कुल यूज नहीं हुए। सो दीज आर मोर लाइकलीहुड क्वेश्चंस। ठीक है ना, कोई इस आर्टिकल को इस वजह से छोड़ दे क्योंकि सर उसके अंदर वो एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले होते हैं, तो बाद में रिग्रेट करेगा, क्योंकि दिख रहे हैं कि उन फॉर्मूलेस के अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड आयरॉनिकली जो डिफिकल्ट लग रहा था वो ज्यादा इजी है, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्मूला बेस है, उसमें दिमाग नहीं लगता है, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी जाती है, आंसर आता है, और उसके अंदर भी 1/E एंड 1 - 1/E की वैल्यू अपने को आ चुकी है। So these are more realistic and they are more important, I will say more valued questions. चलो आगे बढ़ते हैं, let's look at more questions because there are certain types जो कि अभी तक शायद डिस्कस आउट नहीं हुए हैं। तो बढ़ते हैं, अब ऐसा सोचते हैं कि हमारा कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका था, अब मुद्दा आया है कि भाई उसको डिस्चार्ज करना है, वी नीड टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर। तो हमने क्या करा, बैटरी को सर्किट से उड़ा दिया है, क्योंकि कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। दोबारा बोल रहा हूं, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका था, तो बैटरी को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि कैपेसिटर अब सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुका है। उस पे इस समय पे, किस समय पे, t=0 पे मैक्सिमम चार्ज है कितना, Q0। इस समय पे सर्किट में करंट तो था नहीं, जिस समय पे स्विच को क्लोज करा गया उस समय सर्किट में करंट नहीं था, क्योंकि कैपेसिटर इस समय पे अभी तो स्टेडी स्टेट में था। लेकिन अब बैटरी की एब्सेंस में, दोबारा से बैटरी की एब्सेंस में जो रजिस्टर है, जो डिवाइस है या रजिस्टर है, वो तो कैपेसिटर की तरह मुख करेगी, उसको देखेगी भाई मेरे को एनर्जी दो, क्योंकि बैटरी तो है नहीं, तो बैटरी की जगह तो आप ही हो, क्योंकि बैटरी तो आपको एनर्जी देके चली गई, क्योंकि सारी की सारा ईएमएफ तो फाइनली कैपेसिटर को मिल गया था, तो सारी एनर्जी तो कैपेसिटर को मिल गई थी। तो अब बैटरी, ये रजिस्टर बोलेगा मुझे एनर्जी दो, क्योंकि मुझे तो पहले एनर्जी बैटरी दे रही थी, अब आप दो, बिकॉज यू हैव रिप्लेस्ड द बैटरी। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे कैपेसिटर की एनर्जी कम होने लगेगी और इस वजह से सर्किट में करंट आना शुरू होगा। सो द करंट इज गोइंग टू बिल्ड अप इन द सर्किट, धीरे धीरे करंट बिल्डअप होना शुरू होगा। ऐसा होगा, चेक करते हैं कि क्या होने वाला है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर आइडिया कि सर्किट में क्या करंट जीरो है, इस बिहेवियर को चेक करते हैं। सो लेट्स चेक दैट, क्योंकि हमें तो ऐसे लगेगा ना कि जैसे हमने स्विच क्लोज करा तो सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है, अभी जीरो है, ऐसा लगेगा। चेक करते हैं, लेट्स चेक दिस पर्टिकुलर कंडीशन आउट। तो कैसे चेक करें, बड़ा सिंपलिस्टिक बिहेवियर है कि भाई ये वोल्टेज है VC और ये वोल्टेज है VR, करेक्ट है ना। अब सेल तो है नहीं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, दैट E वाज इक्वल टू VR प्लस VC। हुआ क्या, E हो गई जीरो, क्योंकि सेल तो हमने उड़ा दिया सर्किट में से, तो E हो गई जीरो, तो दैट बिकम्स VR प्लस VC। क्या बन गया, VR प्लस VC इक्वल टू जीरो बन गया। तो क्लैरिटी से बात समझ में आ गई कि क्योंकि VR प्लस VC इक्वल टू जीरो है, विच एक्सप्लेन्स कि जो VC है वो माइनस VR है, या VC का मैग्नीट्यूड VR के बराबर है। तो क्या VC जीरो है, नहीं है, इनफैक्ट मैक्सिमम है। इनफैक्ट कितना है, दैट इज Q0/C। इसका मतलब इस समय VR भी मैक्सिमम है। रिपीटिंग, इस समय पे VR भी मैक्सिमम है, विच एक्सप्लेन्स टू मी कि सर्किट में करंट जीरो नहीं है, सर्किट में करंट जीरो नहीं है। अगर VC मैक्सिमम है ना इस समय, तो इसका मतलब इस समय पे VR भी मैक्सिमम होगी, इस समय पे VR भी मैक्सिमम होगी। और VC कैसे आ रहा है, VC इज Q0/C, मतलब ये VC मैक्सिमम की वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द VC, क्योंकि बाद में तो चार्ज कम होगा। तो VR भी इस समय पे मैक्सिमम है,
तो वी आर कैसे मिलेगा, करंट इंटू आर, दैट इज आई नॉट इंटू आर। तो इस समय पे करंट भी सर्किट में मैक्सिमम। तो ये कुछ नया मिल गया, ये तो नया मिल गया कि t इक्वल टू 0 पे इस समय पे इन द डिस्चार्जिंग सर्किट बोथ द चार्ज एंड द करंट आर मैक्सिमम। चार्ज भी मैक्सिमम और करंट भी मैक्सिमम। तो धीरे धीरे अब क्या होने वाला है समझते हैं। कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, और रेजिस्टर क्या करेगा, एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो कैपेसिटर से ही तो एनर्जी रेजिस्टर पे जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होती चली जाएगी। तो एक स्टेज आएगी ना जब कैपेसिटर पे सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो रेजिस्टर के पास तो एनर्जी कैपेसिटर से ही आ रही थी, तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब सर्किट में फाइनली ना करंट होगा, ना सर्किट में फाइनली कैपेसिटर पे चार्ज, क्योंकि बैटरी तो है नहीं और कैपेसिटर भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सर्किट में फाइनली ना चार्ज होगा ना करंट होगा। इन शॉर्ट, इट विल बी अ डेड सर्किट। Neither the charge will be there, neither the current will be there. So this is enough to explain to us that both the charge and the current is going to decrease in the discharging mode. जब चार्जिंग हो रही थी ना, तो चार्ज तो इंक्रीज कर रहा था पर करंट कम कर रहा था। पर डिस्चार्जिंग मोड में द चार्ज एज वेल एज द करंट बोथ आर गोइंग टू डिक्रीज। अब बचता क्या है, फंक्शन बनाना। तो फंक्शन तो बना ही लेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं कि काफी समय के बाद t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसको चेक करने लगूंगा, तो मेरे को चेक करने के लिए कुछ मिलने ही नहीं वाला। सर्किट में कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल डेड सर्किट है, कुछ बचा ही नहीं हो सर्किट में, कुछ भी नहीं होगा सर्किट में। ना सर्किट में करंट होने वाला है, ना चार्ज होने वाला है, ना कोई एनर्जी होने वाली है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन कभी मेरे को वहां पे लेकर जाएगा ही नहीं, कभी मुझसे कोई क्वेश्चन वहां का पूछेगा ही नहीं, है ना। तो क्या पूछ लेगा, बीच में पूछ लेगा कि टी इक्वल टू टी पे बता दो, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे तो बता ही दिया मैंने कि चार्ज भी मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम। अब टी इक्वल टू टी पे चेक कर लो। सो टी इक्वल टू टी पे चेक करने के लिए किसी भी इंस्टेंट पे आई कैन वेरी वेल स्टार्ट अप विद दिस इक्वेशन दैट वी आर प्लस वी सी इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर की वैल्यू लिख रहा हूँ। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द वी आर, दैट इज आई इंटू आर, और वी सी की वैल्यू कितनी लिख रहा हूँ, दैट इज क्यू बाई सी, दैट बिकम्स इक्वल टू 0। अब इसको एडजस्ट करके लिख लेता हूँ। सो दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। कैसे लिखा, आई की जगह ना, आई इज डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बाई सी। सिंपल। फिर एडजस्ट कर लेते हैं। सो दैट्स डी क्यू अपॉन क्यू। काफी देर के बाद इंटीग्रेट कर रहे हैं, शुरू में कर लिया था और अब कर रहे हैं। सो डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी अपॉन आर इंटू सी। करा वही है कि हमने क्या करा है, चार्ज वाली टर्म्स को एक जगह कर लिया और अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। और लिमिट्स तैयार है, तैयार है। इस बार t इक्वल टू 0 पे चार्ज Q नॉट है, मैक्सिमम है इनिशियली, और धीरे धीरे चार्ज जो है वो कम होता जा रहा है। मतलब अब जो सर्किट में चार्ज की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दैट इज एट t इक्वल टू t सेकेंड्स पे चार्ज अब कम हो रहा है। एंड इजी सी इंटीग्रेशन है, दैट बिकम्स log ऑफ Q, और लिमिट्स भी पता है अपने को, Q नॉट से Q है, एंड इज इक्वल टू माइनस T अपॉन आर सी। अब थोड़ी नॉलेज लेकर अपन आए हैं कि R इंटू सी क्या है, वो टाउ हो चुका है, टाइम कैपेसिटेटिव कांस्टेंट बन चुका है, डेफिनेशन भी अपने को पता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट बिकम्स log ऑफ Q माइनस log Q नॉट आएगा। इसको सीधे लिख सकते हैं log Q अपॉन Q नॉट, log A माइनस log B इज log A अपॉन B, एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ T अपॉन टाउ हो जाएगा। सेम है, टाउ की वैल्यू आपकी R इंटू सी है, रेफरेंस टाइम है अपना सर्किट का, और इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो Q बाई Q नॉट दैट इज इक्वल टू e पावर माइनस ऑफ T बाई टाउ। Hence the charge across the capacitor during its discharging at any instant is an exponentially decreasing function, और ये फंक्शन आपका बन के तैयार हो चुका है। जब चार्जिंग हो रही थी तो फंक्शन वाज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, Q नॉट इंटू 1 माइनस सेम टर्म e पावर माइनस टी बाई टाउ, और अभी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है जिसका ग्राफ का बिहेवियर यहाँ पे आपको दिख रहा है। इससे कंप्लीटली डिक्रीजिंग फंक्शन, और धीरे धीरे 4 टाउ से 5 टाउ टाइम के बीच में सारा का सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, एंड कैपेसिटर विल बिकम डेड, और सर्किट विल बिकम डेड, क्योंकि करंट भी गायब हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर, आपने करंट का फंक्शन बना के ना एक बार चेक कर लो कि आपसे गलती ना हुई हो। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, बात मान लेते हैं, क्रॉस चेक करने में तो कुछ गलत जाता नहीं मैथमेटिकली भी। तो Q इक्वल टू Q नॉट इंटू
ई पावर माइनस टी बाई टाउ है, तो करंट लिखना था मुझे, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करा डी क्यू बाई डी टी, सो क्यू नॉट तो एज इट इज है, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स से होता है, तो ई पावर माइनस टी बाई टाउ एज इट इज लिखा, और टी का कोफिशिएंट कितना होता है यहाँ पे -1 बाई टाउ, तो -1 बाई टाउ से यहाँ पे तुरंत मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया मेरा आई इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई टाउ, टाउ की जगह अगर मैं चाहूँ तो आर इंटू सी लिख सकता हूँ, एंड इनटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। सो क्लियर हो गया कि ये भी मेरा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन ही बना है, कि अगर मैं t इक्वल टू 0 प्लेस करता हूँ इसमें, तो ये करके देख लेता हूँ ना, मतलब करके देख लेता हूँ कि अगर इसके अंदर मैं t इक्वल टू 0 प्लेस करूंगा, है ना, तो क्या होगा, तो e पावर 0 1 हो जाएगा, और करंट की वैल्यू मेरे को क्यू नॉट बाई आर सी मतलब मैक्सिमम मिल जाएगी, है ना, मतलब t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे अगर मैं चार्ज चेक करता हूँ तो q इक्वल टू क्यू नॉट मिल जाएगा, क्योंकि e पावर 0 मेरा 1 आ जाएगा, और वहीं पे अगर मैं करंट चेक कर रहा हूँ तो वो माइनस ऑफ क्यू नॉट बाई आर सी मिल जाएगा, क्योंकि e पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो बोथ द वैल्यूज आर मैक्सिमम एट t इक्वल टू 0, जो बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी अपने दिमाग से, लॉजिस्टिक्स से, और बाद में 0 हो जाएगा, वो तो क्लियर है, t इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दो दोनों के अंदर, तो दोनों फंक्शन रिड्यूस टू 0 हो जाएगा। एंड सो विल बी द वोल्टेज ऑल्सो, मतलब अगर आप VC का ट्रेंड देखोगे तो वो भी वही होगा कि इनिशियली मैक्सिमम है, मेंशन कर दिया था हमने इन बातों को पहले से कि VC इनिशियली मैक्सिमम है, VR इनिशियली मैक्सिमम है, और धीरे धीरे क्या होने वाला है, दोनों ही डिक्रीज करने वाली है, क्योंकि दोनों एक्चुअली में बराबर सी टर्म्स है, VR एंड VC, पर एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। वो करंट में दिख रहा है आपको, देखो करंट के साथ में माइनस आ रहा है, इसका मतलब आपको दिख रहा है कि मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म है, पर डिक्रीज दोनों कर रही है, बोथ आर डिक्रीजिंग। और साथ में ये रिलेशन को वैलिडेट करने के लिए तो करंट आपका नेगेटिव साइन आ रहा है। पूछ सकते थे ना कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन ओवर देयर, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी जो बेसिक इक्वेशन है, द डायनामिक्स जो है वो VR प्लस VC इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपका जो करंट है वो क्या है, नेगेटिव। सो व्हिच मींस द फॉर्मूला बिकम सो सिंपलिस्टिक ओवर हियर आल्सो, मतलब ये इजी क्वेश्चन सा हो गया, पर जो चेंज था, जहां पे आप कंफ्यूज होके गलती कर सकते थे, वो पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। क्या हाईलाइट कर दिया कि भाई देखो इनिशियली दोनों चीजें मैक्सिमम है, और फाइनली दोनों चीजें 0 हो जाएंगी, और चार्जिंग वाला जो सर्किट था उसमें ऐसा नहीं था, इनिशियली चार्ज 0 था, बाद में मैक्सिमाइज हो गया था, और करंट इनिशियली मैक्सिमम था और बाद में 0 हो गया, है ना, चार्ज 0 से मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम से 0, ये चार्जिंग सर्किट का बिहेवियर था। डिस्चार्जिंग के अंदर बदल गया, रूप ही बदल गया। So you can see that varieties are there in the questions, बहुत varieties है questions में, और इसलिए practice is must in these questions, है ना, क्योंकि बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल्स बाकी जो होते हैं ना, जैसे हम स्फेरिकल कैपेसिटी पढ़ रहे हैं तो लिमिटेड 2-4 तरीके के क्वेश्चंस होंगे, है ना, हम I इक्वल टू ANEVD के देख रहे हैं तो लिमिटेड 2-4 तरीके के क्वेश्चंस हैं। फिर अगला आर्टिकल आ जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लो, इक्विवेलेंट EMF देख लो, बट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस आइडिया कि हमारे पास इतनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिस वजह से एग्जामिनर के पास इतना स्कोप है न्यू क्वेश्चंस को प्लेस इन करने का। सो दिस आर्टिकल नेवर डाइज आउट, दिस आर्टिकल नेवर डाइज आउट, एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर स्कूल बोर्ड इन अ सिंपलिस्टिक मैनर, जैसे मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन बताया कि करंट बता दो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, नीट में पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चन, JEE मेन में वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड दोज हु आर फाइटिंग फॉर JEE एडवांस वो तो कहीं तक भी इस क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड आर्टिकल, है ना, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि इट्स अ कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव आर्टिकल, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड आर्टिकल। तो आइडिया हमें समझ में आ गया, वी आर वेरी वेरी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ द डिस्चार्जिंग एक्शन अक्रॉस द कैपेसिटर। हो क्या रहा था कि हमने पहले, और पूरा का पूरा हॉलिस्टिक व्यू देख लो इसका, कि सबसे पहले क्या करा गया था कि हमने इसको चार्ज करा था, मतलब ये इसको कनेक्ट करा था ऐसे, तो कैपेसिटर को हमने क्या करा था, चार्ज करा था। एक बार कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो गया था, तो फिर उसके बाद में हमने क्या करा कि ये जो बैटरी थी, ये वाली जो बैटरी थी, उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। सो दिस हैज बीन शॉर्टेड, right, this has been shorted, and then after that this particular capacitor came in the discharging mode। तो ये पूरी की पूरी एक कहानी थी कि कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज पहले बिल्डअप करा गया, और उसके बाद में उसको चार्ज करने वाला जो चार्जर था, मतलब एक तरीके से एक चार्जर मान लो, तो चार्जर को हमने सर्किट से गायब कर दिया, उसको सर्किट से बाहर कर दिया, और जो कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर हो चुकी थी उसको गिरते हुए देखा। तो पहले उसकी चार्जिंग देखी,
और फिर उसकी डिस्चार्जिंग देखी। जब चार्जिंग हो रही थी तो उसकी जो इक्वेशन थी दैट इज क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और जब उसकी डिस्चार्जिंग हो रही थी तब जो इक्वेशन थी दैट इज क्यू नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ये बिहेवियर हो गया था। करंट का फंक्शन अगर आप दोनों में देखोगे तो इस वाले में इट वाज आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और अगर अब देखोगे सो दैट विल बी माइनस ऑफ आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो वो माइनस का सिग्निफिकेंस दोबारा से बताऊंगा कि वी आर प्लस वी सी, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो इस वजह से आपका करंट जो है वो माइनस आ रहा है। और इसकी जो डायनेमिक्स इक्वेशन थी दैट वाज वी आर प्लस वी सी एज इक्वल टू ई, है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया आपके आर्टिकल को एक जगह पे कि चार्जिंग बिहेवियर की इक्वेशंस कैसे हैं और डिस्चार्जिंग बिहेवियर की इक्वेशंस कैसे हैं, रिपीटिंग वन थिंग वंस अगेन दैट the current in both of them is on a same note that it is decreasing. दोबारा से the current in both the modes are decreasing. चार्ज एक में बढ़ रहा है और दूसरे में कम हो रहा है। So that's a discharging. Now तो ये फीलिंग पूरी आ चुकी है कि अब तो पक्का कुछ नहीं बचता होगा। There cannot be anything else which the question can ask. But then I say there is something still around. There is something still around over here which we like to finish out, because नहीं तो वो रह जाएगा और फिर वहां से क्वेश्चन टपक पड़ता है। एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट बिहेवियर ओवर देयर, इम्पॉर्टेंट बिहेवियर। पहले तो मैं आपको ये ग्राफ दिखा दूं जो कि मैं तब से बोल रहा हूँ आपको कि करंट का नेगेटिव फंक्शन की जस्टिफिकेशन चाहिए थी। सो उसकी जस्टिफिकेशन कैसे है कि वी आर प्लस वी सी मिला के जीरो है। तो ये आपको ना ग्राफ से सबसे सही तरीके से दिखेगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखो कि जो ऊपर वाला ग्राफ बनाया हुआ है और जो नीचे वाला ग्राफ बनाया हुआ है, तो उसमें इंस्टेंटली कहीं पे भी वैल्यूज देख लो। तो ये आपकी मान लो कि प्लस V1 है, तो ये वाली वैल्यू आपकी माइनस V1 आ रही है। अगर हम इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगी। और किसी इंस्टेंट पे देख लोगे, इस इंस्टेंट पे चेक कर लो तो दूसरी वैल्यू है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ रही है, ये आपकी प्लस ऑफ V2 वैल्यू है और यहाँ पर ये माइनस ऑफ V2 वैल्यू है। ये दोनों को एडअप करोगे तो फिर से कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इनिशियली यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम है प्लस ऑफ ई मान लो, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी माइनस ऑफ ई है, तो भी वो दोनों मिला के जीरो है। और जब ये पूरा डाई आउट कर जा रहा है तो यहाँ पर ये वैल्यू भी जीरो हो गई है और यहाँ पर भी ये वैल्यू भी जीरो हो गई है। सो एट एवरी पॉइंट, एवरी इंस्टेंट, एट एवरी इंस्टेंट यू आर एबल टू सी ये इक्वेशन आपकी वैलिडेटेड है और वो नेगेटिव साइन का मीनिंग भी आपको समझ में आ जाता है। सो दैट्स द बिहेवियर ऑफ द VR एंड द VC अक्रॉस दिस पर्टिकुलर आइडिया। तो आप एक VC और एक VR की तरह इस सर्किट को ट्रीट कर सकते हैं कि अगर ये कैपेसिटर के अक्रॉस है तो वो दूसरा जो है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा एंड वाइस वर्सा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब चार्जिंग हो रही थी तो वोल्टेज अक्रॉस है कैपेसिटर राइज पर, क्योंकि पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं होती थी, बाद में हो जाती थी चार्जिंग बिहेवियर में। ये डिस्चार्जिंग बिहेवियर है क्योंकि इसमें इजी है, क्योंकि ना फाइनली सर्किट डेड है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो मतलब सब कुछ डिक्रीजिंग है, चार्ज भी डिक्रीजिंग, करंट भी डिक्रीजिंग, वोल्टेज भी डिक्रीजिंग, दोनों वोल्टेज डिक्रीजिंग, है ना। पर ये अच्छा ग्राफ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर VR प्लस VC जीरो आपके दिमाग में रजिस्टर हो रहा है ग्राफ को देख के, एनी इंस्टेंट दोनों को एडअप करके जीरो। राइट, सो एनर्जी वेरिएशन देख लेते हैं इसके अंदर। द एनर्जी वेरिएशन अक्रॉस दिस, एनर्जी वेरिएशन फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा एज ए क्यू स्क्वायर बाई 2c। कितना बना, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब चेक करते हैं कि क्यू का फंक्शन क्या था। तो क्यू का फंक्शन था क्यू नॉट एंड ई पावर माइनस टी बाई टाउ, ये फंक्शन था। तो इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो द एनर्जी फंक्शन बिकम्स एज 1/2c और क्यू स्क्वायर कर लेता है। सो दैट इज क्यू नॉट स्क्वायर एंड ई पावर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ टी अपॉन टाउ, स्क्वायर कर लिया। राइट, सो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, ये तो होगी मैक्सिमम एनर्जी, और ध्यान रहे ये इनिशियली थी, इनिशियली। सो आई कैन राइट दिस एज U as equal to U naught, where U naught is the maximum energy across a capacitor। और कब थी, that was at t equal to 0, इनिशियली थी, and into e power minus twice of t by tau, ये मेरा एक्सप्रेशन यहाँ से बन जाता है। दैट्स माय एक्सप्रेशन ओवर हियर। और इसमें अगर मैं चेक करूं, आई वांट टू चेक समथिंग, मैं क्या चेक करने वाला हूँ कि t इक्वल टू टाउ में कितनी एनर्जी बचती है। दोबारा,
टी इक्वल टू टाउ में कितनी एनर्जी बचती है। सो टी इक्वल टू टाउ में अगर मैं एनर्जी को चेक कर रहा हूँ, सो दैट इज यू नॉट इंटू ई पावर -2, और टी इक्वल टू टाउ में मैं चार्ज चेक कर लेता हूँ। तो टी इक्वल टू टाउ में कितना चार्ज इंस्टेंटली होगा, बचेगा, सो दैट इज क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई पावर -1, करेक्ट। तो ये हो गया क्यू नॉट बाई इंटू 1/e, और 1/e की वैल्यू हम अपने मेमोरी में डाल चुके हैं, विच इज इक्वल टू 0.368 ऑफ क्यू नॉट। मतलब इतना चार्ज रह जाएगा, बच जाएगा, बाकी गया उड़ गया, इतना चार्ज रह गया इंस्टेंटली, मतलब 36.8% बच गया, बाकी सारा गायब हो चुका है क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा था। और एनर्जी कितनी रह गई है, कितनी रह चुकी है इस समय पे, so that is u naught into 1/e का स्क्वायर, 1/e का स्क्वायर, so that is u naught into 0.368 का स्क्वायर। so will you like to tell me this value, मतलब ये 0.37 हो गया ना, 0.37 का स्क्वायर कितना होता है रफली बताना, रफ वैल्यू 0.37 स्क्वायर, 0.4 का 0.16 होगा, है ना, 0.4 का 0.16 होगा, तो उससे हल्का सा कम ही होगा। 0.37 का स्क्वायर कितना बना भाई बताना, 0.135 0.135 yes 0.135 तो 0.14 ले ले अप्रोक्सीमेट, तो दैट बिकम्स 0.14 टाइम्स ऑफ यू नॉट, मतलब 14% रह गया, क्या रह गया, 14% रह गया क्या एनर्जी, और चार्ज कितना रह गया, 36.8% रह गया, विच इज फॉलिंग फास्टर, चार्ज और एनर्जी, विच इज फॉलिंग फास्टर, चार्ज और एनर्जी, बोलो बोलो, विच इज फॉलिंग फास्टर, चार्ज और एनर्जी, एनर्जी, बिकॉज इतनी देर में एनर्जी 86% गिर गई है, क्योंकि ये इंस्टेंट वैल्यू जो बची है वो है 86% गिर गई, और चार्ज कितना गिरा, 63.2%, क्योंकि 36.8% करंट वैल्यू है। तो ये आपके चार्जिंग का रिवर्स बिहेवियर है। वहां पे हमने क्या देखा था, 1 टाउ में चार्ज 63.2% इंक्रीज करा था, लेकिन एनर्जी मियरली वहां पे आपकी अराउंड 40% बढ़ी। सो इसका मतलब चार्ज वाज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट, लेकिन जब डिस्चार्जिंग देख रहे हैं तो रिवर्स आ रहा है कि जो चार्ज है वो कंपैरेटिवली स्लो फॉल कर रहा है, क्योंकि एक टाउ में वो 63.2% गिरा है, और उसी एक टाउ में जो एनर्जी है वो आपकी 86% गिर चुकी है। सो दिस माइट बी वन ऑफ द वंडरफुल क्वेश्चन वेयर द क्वेश्चन कैन एक्चुअली आस्क यू कॉन्सेप्चुअली that which of the two rises faster in charging circuit and which of the two parameters fall faster in the discharging circuit. So answer यहाँ पे energy. So good question for the energy. बाकी function अगर आपने याद रखना आपकी मर्जी है, I never endorse it. मैंने आपको हमेशा बताया कि इसके थ्रू आप there and then at that particular instant you can actually get to that particular result. तो आपको वो रिलेशन रट्टा मार के याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो दैट्स द एनर्जी वेरिएशन फॉर अस, एंड इसके साथ में बेसिक फॉर्मूले सारे खत्म हो जाते हैं, और कोई फॉर्मूला नहीं बनता है यहाँ से, सारे फॉर्मूले डन हो गए, चार्जिंग के हो गए या डिस्चार्जिंग के हो गए, एंड दैट माइट बी लुकिंग एज द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे ऐसा लगेगा। तो एक बात जब चार्जिंग कर रहे थे ऑलरेडी समझा दी थी कि अगर हम ऐसा सोचते कि ट्रांजिएंट बिहेवियर नहीं है, मतलब एक्सपोनेंशियल बिहेवियर नहीं है, और ये सब कुछ लीनियर तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, लीनियर तरीके से, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है कि अगर ये लीनियर तरीके से देखा जाता है, हैड दिस बीइंग अ लीनियर बिहेवियर, तो हम ये बता देते कि उतने ही टाइम कांस्टेंट में, इन द सेम टाइम कांस्टेंट, लीनियर बिहेवियर में चार्ज जो है वो पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है। When one time constant उस वैल्यू पे पहुंचने में एक्चुअली में कितना लग रहा है, 4 टाउ से 5 टाउ लग रहा है, लेकिन अगर वो लीनियर बिहेवियर होता, सो वी कैन चेक दिस कि वो एक टाइम कांस्टेंट में वहां पे पहुंच जाता है। टाउ की वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल टू आर इनटू सी, और क्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल टू सी इनटू ई, दैट इज अ टाइम कांस्टेंट बिहेवियर इन द चार्जिंग सर्किट। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं होता, मतलब ऐसे ही मतलब मन में आया सवाल कि टाइम कांस्टेंट चार्जिंग सर्किट का अलग हो और डिस्चार्जिंग सर्किट का अलग,
अब आप बोलोगे सर ये कैसा बेहुदा सा सवाल है, मतलब ये क्या बात हुई, मतलब सर्किट में एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, तो टाउ तो सेम ही आएगा ना सर हर बार। मैंने कहा ये किसने बोला कि सर्किट में एक ही रजिस्टर है और एक ही कैपेसिटर? ये तो बेसिक है ना, कि मतलब आपने उसको सॉल्व करा उस पर्टिकुलर सर्किट को, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमेशा एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर ही लगा के दुनिया भर में घूमते रहेंगे। सो यू कैन हैव अ बंडल ऑफ रेजिस्टेंसेस, यू कैन हैव अ बंडल ऑफ कैपेसिटेंस। इसका मतलब कहीं भी ऐसा रजिस्टर नहीं करा गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कहीं भी ऐसा लिखित नहीं बोला गया है कि टाइम कांस्टेंट चार्जिंग सर्किट का और डिस्चार्जिंग सर्किट का सेम होता है, ऐसा कहीं बोला नहीं गया है। तो जब तक हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, अपन लोग मान के बैठ जाते हैं कि टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सेम रहेगा और आर इंटू सी रहेगा। आधी बात सच है उसमें कि आर इंटू सी रहेगा, ये पक्का है, पर सेम रहेगा ये पक्का नहीं। सर will you like to throw some light on it at why you are telling so? तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट सी बात आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, एंड यू कैन एक्चुअली चेक दिस आउट, कि मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को एक साथ में यहाँ पे ग्राफ को शो अप करा है। सो वो व्हाट अ पॉइंट ओवर देयर इज कि आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये आपका चार्जिंग का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये आपका डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। दोनों में सिमिलैरिटी बिहेवियर आप देख सकते हैं कि वो आपका क्या है, दैट इज 4 टाउ टू 5 टाउ, और ये सब कुछ है दैट इज फॉर अ सिंपल सीरीज आरसी सर्किट। मतलब ये आपका आर है और ये आपका सी है, और इस सर्किट के लिए सारी कहानी बनाई गई है। और इसमें आपको दिख सकता है कि टी इक्वल टू टाउ पे यू कैन सी सम बिहेवियर ओवर देयर। एंड व्हाट इज अ बिहेवियर, कि जो डिस्चार्जिंग है, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, ये आपकी 36.8% हो गई है, दैट इज 0.368 टाइम्स ऑफ द क्यू नॉट। इसका मतलब देयर इज अ फॉल ऑफ 63.2%, that is a fall in the discharging mode. And while you are looking at the charging mode in the same time you can see that this is going to grow in the same tau to 63.2%. It is going to grow in the same t equal to tau particular time, right? इसका मतलब बाकी जो रह जाता है वहां पे वो आपका 36.8% रह जाएगा। सो दैट्स व्हाट, तो ये मतलब क्रॉस नहीं करेंगे वहां पे ग्राफ, ये ध्यान रखना, क्योंकि नहीं हमसे ना गलती हो सकती है कि टी इक्वल टू टाउ पे दोनों ग्राफ क्रॉस कर जाएंगे। तो ग्राफ उस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है कि वो वहां पे क्रॉस नहीं करे। क्यों नहीं करे ये आपको मैंने एग्जैक्टली दिखा दिया इंटरसेप्ट्स बना के, राइट? सो इसमें इस ग्राफ से आपको ये फीलिंग रहेगी कि टाउ हमेशा दोनों में सेम रहेगा। तो जैसे मैंने बोला, इफ इट इज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड दिस सर्किट, तो डेफिनेट सी बात है कि टाउ जो आपका चार्जिंग सर्किट का है और जो डिस्चार्जिंग सर्किट का है वो आपका आर इंटू सी के बराबर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमेशा देयर कैन बी मॉडिफिकेशन इन द सर्किट एंड द टाइम कांस्टेंट कैन बी डिफरेंट। तो मेरे ख्याल से आज का टाइम यहाँ पे हम रोकते हैं, और इस मुद्दे को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। इस आइडिया को कि टाइम कांस्टेंट किस तरीके से चेंज होगा, दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट, एंड वी विल डू सम प्रैक्टिस बेस्ड अपॉन दिस आइडिया जो कि हमने और डेवलप करेंगे। तो आज के लिए सेशन को क्लोज करूंगा। आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन फॉर टुडे, एंड